एक एयर होस्टेस को एक 60 साल के कैप्टन से प्यार हो गया। जब लोगों को इसके पीछे का राज पता चला तो वे हैरान रह गए। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वेटिंग लाउंज में घोषणा गूंज रही थी। उड़ान संख्या AI-320 टोक्यो के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। प्रिया शर्मा, इस उड़ान की युवा मुख्य एयर होस्टेस, अभी अभी क्रू मीटिंग रूम से बाहर निकली थी। उसके हाथ में शेड्यूल से भरे दस्तावेजों का एक बंडल था। लंबी रात की ड्यूटी के बाद उसकी आंखों में थोड़ी थकान थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक पेशेवर गर्व झलक रहा था। प्रिया दुबली पतली थी, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो बहुत आकर्षक था। उसके हर कदम में आत्मविश्वास, कोमलता और छोटे से छोटे हाव भाव में भी अनुशासन झलकता था। एयर होस्टेस के रूप में लगभग 3 साल हो गए थे। उसे कभी किसी यात्री से कोई शिकायत नहीं मिली थी और न ही वो कभी किसी पायलट के साथ किसी अफवाह में फंसी थी, जो इस पेशे में आम बात थी। लेकिन आज कुछ ऐसा था जिससे प्रिया बेचैन महसूस कर रही थी, क्योंकि इस उड़ान के कैप्टन विक्रम सिंह थे, जिनके बारे में महिला एयर होस्टेस मजाक में कहती थीं कि अगर वो 20 साल छोटे होते तो कोई भी उन्हें मना नहीं कर पाता। 58 वर्षीय विक्रम सिंह एयरलाइन के सबसे अनुभवी कैप्टन में से एक थे। वो लंबे चौड़े थे, उनके बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन उनकी आंखें चमकदार थीं और उनकी गहरी अबूंग आवाज में मानो कोई जादू था। प्रिया ने कभी उनके साथ क्रू में काम नहीं किया था। वो उन्हें सिर्फ एक आदर्श के रूप में जानती थी, जो काम में सख्त लेकिन सभी के साथ विनम्र और निष्पक्ष थे। प्रिया अभिवादन करने के लिए कॉकपिट में गई, अपनी पेशेवर मुस्कान बिखेरना नहीं भूली। लेकिन जब उसकी नजरें कैप्टन विक्रम की नजरों से मिलीं, तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। नमस्ते कैप्टन, मैं प्रिया शर्मा हूँ, आज की उड़ान AI-320 की मुख्य एयर होस्टेस। हाँ नमस्ते, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। पिछली उड़ानों की तरह ही सहज रहना, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि वो बहुत ज्यादा दोस्ताना न लगे, लेकिन फिर भी प्रिया को सुकून मिला। पता नहीं क्यों, उस नजर के बाद उसे कैप्टन विक्रम में कुछ जाना पहचाना सा लगा, एक अजीब सी सुरक्षा की भावना। ये कोई क्षणिक आकर्षण नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति उसकी सारी थकान को समझ सकता है। 5 घंटे से ज्यादा की उड़ान के दौरान प्रिया ने बिना किसी गलती के अपना काम किया, लेकिन उसके दिमाग में कैप्टन विक्रम की छवि घूमती रही। वो शांत चेहरे वाला आदमी, जिसके हाथ कंट्रोल पर स्थिर थे और जिसकी गहरी आंखों में मानो कोई अनकही लंबी कहानी छिपी थी। जब विमान टोक्यो में हल्की धूप वाली दोपहर में उतरा, तो प्रिया यात्रियों को विदा करने के लिए पीछे खड़ी थी। कैप्टन विक्रम उसके पास से गुजरे, एक पल के लिए रुके और धीरे से कहा, धन्यवाद प्रिया, लगभग 30 साल की पायलट की नौकरी में ये पहली उड़ान थी जिसमें मुझे इतना आराम महसूस हुआ। प्रिया हैरान होकर उन्हें विमान के दरवाजे के पीछे गायब होते देखती रही। वो कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से अपने सीने पर हाथ रख लिया। क्या ये किसी बहुत ही अजीब एहसास की शुरुआत थी? उड़ान समाप्त होने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्रू को अगली सुबह भारत वापस जाने से पहले एक रात के लिए नारिता हवाई अड्डे के पास एक होटल में ले जाया गया। होटल आलीशान लेकिन ठंडा था। हर कोई अपने अपने कमरे में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एयर होस्टेस की जिंदगी ऐसी ही होती है, उड़ना, वापस आना, अकेले खाना, अकेले सोना और कभी कभी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना, ताकि खुद को यकीन दिला सकें कि सब ठीक है। प्रिया शर्मा खिड़की के सामने चुपचाप बैठी थी। दूर टोक्यो शहर की रोशनी यादों की धुंध की तरह धुंधली थी। उसने गर्म चाय का कप उठाया, कैप्टन विक्रम की दोपहर की बात के बारे में सोचते हुए। 30 साल में सबसे आरामदायक उड़ान। एक साधारण सा धन्यवाद उसे इतना क्यों परेशान कर रहा था? क्या इसलिए कि वो क्रू में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे इतनी विनम्र टिप्पणी दी थी, या ये उनकी आंखों की वजह से था? प्रिया ने सिर हिलाया और खुद पर हंसी। मैं क्या सोच रही हूँ, वो मुझसे 30 साल से ज्यादा बड़े हैं और उनका एक परिवार भी था। ये नहीं हो सकता। लेकिन दिल हमेशा की तरह तर्क की नहीं सुनता।
ठीक उसी समय फोन की घंटी बजी। ये सह पायलट का संदेश था। कोई तुम्हें पहली मंजिल की लॉबी में चाय पर बुलाना चाहता है। अंदाजा लगाओ कौन। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी और अंदाजा लगाया, शायद सुरेश। कॉकपिट क्रू का हेड। जवाब में सिर्फ एक संदेश आया, गलत, कैप्टन है। प्रिया के हाथ थोड़े कांपने लगे। उसने चाय का कप नीचे रखा और खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया। वो नहीं जानती थी कि वो उत्साहित थी, उत्सुक थी, या ये सिर्फ एक पेशेवर शिष्टाचार था। लेकिन आईने में उसने देखा कि उसके गाल लाल हो गए थे। होटल की पहली मंजिल पर एक छोटा जापानी शैली का टी हाउस था। माहौल शांत था, बस धीमी धीमी संगीत की धुन थी, जैसे हवा कागज के दरवाजों से गुजर रही हो। कैप्टन विक्रम वहां पहले से ही बैठे थे, सामान्य कपड़ों में, हल्की ग्रे शर्ट पहने। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। बैठो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। बस इस मौसम में टोक्यो बहुत खूबसूरत है और अकेले बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा। उनकी नजरें कांच की खिड़की के बाहर रॉक गार्डन पर थीं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए बैठ गई। धन्यवाद कैप्टन, मैं भी हैरान थी कि आपने मुझे बुलाया। मुझे विक्रम ही कहो, काम के घंटों के बाहर मुझे पद का भेद पसंद नहीं है। माहौल धीरे धीरे सहज हो गया। दोनों बात करने लगे। अब वे कैप्टन और एयर होस्टेस नहीं, बल्कि दो इंसान थे, दो आत्माएं जो बहुत लंबे समय से अकेली थीं। प्रिया ने अपनी मां के बारे में बताया, जिन्होंने उसके 10 साल की होने पर दूसरी शादी कर ली थी। उसने तूफानी रातों में ड्यूटी के बारे में बताया, जब उसे यात्रियों के सामने मुस्कुराना पड़ता था। और विक्रम ने अपनी पहली उड़ानों के बारे में बताया, जब वो सह पायलट थे, उन पलों के बारे में जब वो बाल बाल बचे थे, और उस शादी के बारे में जो चुपचाप खत्म हो गई थी और किसी को पता नहीं चला। मेरा एक बेटा है, लेकिन वो बचपन से अपनी मां के साथ रहता है। अब वो लगभग तुम्हारी उम्र का होगा, उन्होंने नीचे देखते हुए कहा। प्रिया चुप रही, शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बैठ गया था। वो नहीं जानती थी कि इन कहानियों ने उसे उनके और करीब क्यों महसूस कराया। रात के 11 बजे जब वे अलग हुए, लिफ्ट में घुसने से पहले विक्रम ने एक ऐसी बात कही जिसने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। प्रिया, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत कम लोग हैं जो मुझे इतना हल्का महसूस करा पाते हैं। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया ने अपने सामने खाली जगह को देखा। उसका दिल ऐसा था जैसे किसी ने धीरे से दस्तक दी हो, और एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि वो अगली उड़ान का इंतजार कर रही है, मंजिल के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के लिए। अगली सुबह नारिता हवाई अड्डे पर क्रू के वेटिंग लाउंज में माहौल हर दूसरी उड़ान की तरह सामान्य था। प्रिया शर्मा अभी भी अपनी एयर होस्टेस की वर्दी में थीं, जिसमें एक नीला रेशमी स्कार्फ कंधे पर बंधा हुआ था। चेहरे पर हल्की लिपस्टिक थी और उसका पेशेवर अंदाज बेदाग था। लेकिन केवल वही जानती थी कि पिछली रात वो बेचैनी से सो नहीं पाई थी। वो कैप्टन विक्रम की आंखों के बारे में सोचती रही, उनके कोमल लेकिन गहरे शब्दों के बारे में, और फिर खुद को डांटती रही कि वो इतनी आसानी से क्यों पिघल गई। यह सिर्फ एक धन्यवाद था, हम सिर्फ सहकर्मी हैं। मुझे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब क्रू विमान पर चढ़ा तो विक्रम हमेशा की तरह गंभीर थे। उड़ान सुरक्षा जांच का निर्देश दे रहे थे। उनकी शांत आंखों में कोई भावना नहीं थी। प्रिया को थोड़ी निराशा हुई, जैसे कि पिछली रात सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। वो चुपचाप अपना काम करती रही, यात्रियों की सेवा करती, सामान की जांच करती, कभी कभी कॉकपिट की ओर देखती, लेकिन विक्रम की नजरें उससे एक बार भी नहीं मिली। उसने सभी व्यक्तिगत विचारों को दूर करने की कोशिश की। मैं काम पर हूं, उड़ान के दौरान सब कुछ पेशेवर होना चाहिए। जब विमान ताइवान के समुद्री क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था तो आसमान में काले बादल छा गए। हवा में अशांति के कारण विमान थोड़ा हिलने लगा। प्रिया यात्रियों की स्थिति बताने के लिए कॉकपिट में गई। कैप्टन, केबिन ठीक है, लेकिन सीट 14B के यात्री को ऊंचाई से डर लग रहा है। मैंने उन्हें शांत कर दिया है और उन्हें शोर रद्द करने वाले हेडफोन दिए हैं। अच्छा है, धन्यवाद, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी नजरें कंट्रोल पैनल से नहीं हटी। प्रिया ने सिर झुकाया और मुड़ने लगी।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, विक्रम ने अचानक कहा, प्रिया, मेरी वजह से परेशान मत होना। मैं बस ये कहना चाहता था कि कल रात मैंने जो कहा, वो दिल से कहा था। वो बिना मुड़े वहीं खड़ी रही, बस धीरे से जवाब दिया। मुझे भी किसी के दिल से बात करने की आदत नहीं है। कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। आसमान की अशांति के बीच दो दिल एक दूसरे के लिए बेचैन थे। उस रात दिल्ली में सुरक्षित उतरने के बाद प्रिया अपनी कार लेकर वसंत कुंज में अपने छोटे से अपार्टमेंट में चली गई। वो अकेली रहती थी, ना बिल्ली पालती थी, ना पौधे लगाती थी। घर साफ सुथरा लेकिन ठंडा था, ठीक उसकी आत्मा की तरह, जो सालों से व्यवस्थित लेकिन अकेली थी। प्रिया ने अपना लैपटॉप खोला और आंतरिक ईमेल की जांच की, तो उसे एक निजी के रूप में चिन्हित संदेश मिला, कैप्टन विक्रम की ओर से। विषय में सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर संभव हो तो क्या तुम मुझे एक और बार मिलने का मौका दे सकती हो। वो कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन के सामने स्थिर बैठी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि नहीं, वो बड़े हैं, उनका एक परिवार था, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में बातें बनाएंगे। लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां जवाब देने वाले बटन पर गईं और उसने कुछ छोटे शब्द टाइप किए। अगर आप सच में मिलना चाहते हैं तो मैं मिलूंगी, लेकिन जगह आप तय करेंगे। शनिवार की रात हौज खास विलेज के पास एक छोटी सी गली में एक शांत कैफे में, जहां केवल पियानो की हल्की धुन और गर्म पीली रोशनी थी। प्रिया अंदर गई और देखा कि विक्रम पहले से ही वहां बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने काम के बारे में बात नहीं की, उम्र के फासले का जिक्र नहीं किया। वे बस दो इंसान थे, जिनमें से प्रत्येक ने जीवन के तूफानों का सामना किया था और अब एक कप चाय और एक सच्ची नजर में गर्मी खोजने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत सी चीजों में बड़ा हूं, उम्र, चोटें, अतीत, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बात करते हुए इतनी शांति महसूस नहीं की जितनी तुम्हारे साथ बैठकर करता हूं। उन्होंने गहरी और सच्ची आवाज में कहा, मुझे आपके अतीत से डर नहीं लगता, मुझे बस डर है कि हमारे भविष्य में एक साथ चलने का साहस नहीं होगा। दोनों चुप हो गए। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक वादा चुपचाप बन रहा था, एक अनकहा वादा। उस कैफे में मुलाकात के बाद प्रिया शर्मा और कैप्टन विक्रम के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा, जो शोर शराबे वाला या सार्वजनिक नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि दोनों समझ गए थे कि वे एक नाजुक भावनात्मक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जहां सिर्फ एक नजर भी दिल की धड़कन को बिगाड़ सकती थी। वे अक्सर संदेश नहीं भेजते थे, हर रात फोन पर बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी किसी उड़ान में विक्रम का नाम होता, प्रिया का दिल एक नई किशोरी की तरह धड़कने लगता था, जिसने पहली बार प्यार महसूस किया हो। और विक्रम, जो हमेशा से सतर्क और निजी व्यक्ति थे, अब क्रू लाउंज में ज्यादा देर तक बैठने लगे थे, सिर्फ प्रिया को दूर से चुपचाप देखने के लिए। महीने के मध्य में एक शाम दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली उड़ान VN 115 में प्रिया और विक्रम को फिर से एक ही क्रू में रखा गया। उसे ये एक हफ्ते पहले पता चल गया था, लेकिन उसने तैनाती का आदेश लेते समय सामान्य दिखने की कोशिश की। उस समय उसके दिल में सिद्धांतों और भावनाओं के बीच एक लड़ाई चल रही थी। जब विमान स्थिर उड़ान की स्थिति में पहुंच गया, तो एयर होस्टेस टीम को यात्रियों के लिए भोजन तैयार करने से पहले लगभग 30 मिनट का छोटा ब्रेक मिला। प्रिया थोड़ा पानी पीने के लिए पीछे की छोटी रसोई में गई, तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या तुम रात की उड़ानों में अक्सर थक जाती हो? उसने मुड़कर देखा तो विक्रम की आंखें मिलीं, जो अभी भी शांत और कोमल थीं, जैसे वे पहली बार मिले थे। मुझे आदत हो गई है, मैं थक जाती हूं, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि अगर मैं शिकायत करूंगी तो मुझे कौन सांत्वना देगा। उन्होंने उसे बहुत देर तक देखा और फिर धीरे धीरे कहा, अगर तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत है तो मैं वो व्यक्ति हो सकता हूं। उस पल दोनों के बीच की हवा जैसे जम गई। प्रिया चुप हो गई। उसे अपने सीने में दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। कितनी बार उसने खुद से कहा था कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, सिर्फ एक अनुभवी व्यक्ति के लिए सम्मान है, लेकिन उस पल वो जानती थी कि वो प्यार में है, और शायद वो भी। जब वे दिल्ली लौटे 6 घंटे की उड़ान के बाद,
क्रू को हवाई अड्डे के पिछले गेट पर छोड़ दिया गया। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन विक्रम ने खुद प्रिया को घर छोड़ने की पेशकश की। वो झिझकी, फिर सिर हिला दिया। कार में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस एक आरामदायक चुप्पी थी। जब कार प्रिया के अपार्टमेंट की ओर जाने वाली छोटी गली के सामने रुकी, तो विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को हल्के से पकड़ा, सीधे आगे देखा और अचानक कहा, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं, कैफे नहीं, होटल नहीं, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं जिससे तुम डर रही हो। मैं तुम्हारे साथ पुरानी दिल्ली की सड़कों पर घूमना चाहता हूं, जहां मैं अपनी पूर्व पत्नी के साथ गया था, लेकिन कभी खुश महसूस नहीं किया। प्रिया ने मुड़कर उन्हें देखा, उनके अनुभवी चेहरे के पीछे छिपी एक तन्हाई महसूस की। अगर मैं गई तो इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखना स्वीकार कर लिया है जहां लोग मुझे जज कर सकते हैं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कुछ घंटों के लिए भी अकेली नहीं हो तो मुझे फोन करना। विक्रम ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर सिर्फ एक हाथ से लिखी हुई पंक्ति थी, निजी फोन नंबर, केवल तभी उपयोग करें जब दिल से बात करनी हो। प्रिया गेट के सामने खड़ी होकर उनकी कार को रात में ओझल होते देखती रही। ठंडी हवा चली, उसके पतले कोट को उड़ा दिया, लेकिन उसे ठंड नहीं लगी। उसके हाथ में छोटा कागज का टुकड़ा हवा में कांप रहा था, ठीक उसके दिल की तरह, जो इस समय एक ऐसे व्यक्ति की ओर झुक रहा था जिसकी कोई उम्र नहीं थी, कोई अतीत नहीं था, कोई पूर्वाग्रह नहीं था, बस अच्छाई थी। 3 दिन बाद प्रिया की थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के लिए लगातार उड़ानें थीं। व्यस्त कार्यक्रम ने उसे थका दिया, लेकिन अजीब तरह से उड़ानें अब पहले की तरह भारी नहीं लगती थीं। हर बार जब वो अपनी वर्दी पहनती, अपना स्कार्फ ठीक करती, आईने में लिपस्टिक लगाती, तो उसे विक्रम की आंखें और उनके कोमल शब्द याद आते। अगर तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत है तो मैं वो व्यक्ति हो सकता हूं। प्रिया ने घर छोड़े जाने के बाद से उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा था। उसने फोन नंबर वाले छोटे कागज के टुकड़े को अपने बटुए में रख लिया था, जैसे कोई गुप्त ताबीज हो। वो समझ गई थी कि उनमें कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। उस रात बुसान से लौटने के बाद प्रिया रात 11 बजे से ज्यादा पर घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो गली के कोने में एक पेड़ के नीचे किसी को इंतजार करते देखकर चौंक गई। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो व्यक्ति खड़ा हो गया। ये राहुल था, उसका पूर्व प्रेमी। राहुल, वो आदमी जिसने 2 साल पहले प्रिया का दिल तोड़ दिया था, जब उसने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ धोखा देते हुए पकड़ा था। उस धोखे ने उसे महीनों तक सोने नहीं दिया था। उसे संतुलन बनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ा था, और राहुल की वजह से ही उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी किसी से बेवकूफी से प्यार नहीं करेगी। प्रिया, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राहुल की आवाज कांप रही थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? प्रिया ने ठंड से पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। तुम्हें खोने के बाद मुझे पता चला कि खालीपन क्या होता है। मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। मैं बस तुमसे एक मौका चाहता हूं। प्रिया चुप रही। रात की हवा चली, उसके कॉलर में घुसकर उसे ठंडा कर दिया। उसके दिमाग में विक्रम की छवि कौंधी, उनकी दयालु आंखें, उनका धैर्यपूर्ण हाथ पकड़ना, और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी उसे कभी शांति नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक कमजोर दिल की पुरानी आदत थी। मैं 2 साल पहले वाली प्रिया नहीं हूं राहुल, और मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूं जिसे सिर्फ अकेलेपन के डर से एक आदमी की जरूरत हो। उसने धीरे से जवाब दिया। तो क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? राहुल ने पूछा। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी, गेट खोला और घर के अंदर चली गई। राहुल को रात के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। उसका दिल अशांत नहीं था, न दर्द में था, न दुखी था, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। वो अतीत के अंधेरे से बाहर निकल चुकी थी। उस रात नहाने के बाद प्रिया ने अपने बटुए से वो छोटा कागज निकाला जिस पर जानी पहचानी लिखावट थी। वो झिझकी, फिर नंबर डायल किया। 3 बार घंटी बजने के बाद विक्रम की आवाज आई, जो अभी भी गहरी और कोमल थी।
मैं सुन रहा हूं। प्रिया धीरे से हंसी। उसकी आवाज में थोड़ा भावुकता थी। अगर आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं, तो मैं आपके साथ एक बार घूमना चाहती हूं। कोई कैफे नहीं, कोई होटल नहीं, बस घूमना। दूसरी तरफ विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर जवाब दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं चांदनी चौक में। मैं 2 सैंडविच और एक नींबू पानी की बोतल लाया हूं। प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आऊंगी, लेकिन आप कहीं मत जाना, मुझे फिर से खो जाने का डर है। आधी रात को पुरानी दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। पीली रोशनी के नीचे जो हर पेड़ से छन कर आ रही थी, 2 लोगों की परछाइयां ईंटों की सड़क पर लंबी खिंचाई थीं। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। प्रिया को अब जज किए जाने का डर नहीं था। नहीं उसे उनके अतीत की परवाह थी। उसे बस लगा कि वो कई सालों के बाद पहली बार अपनी भावनाओं के साथ जी रही है। और इस समय सबसे डरावनी बात उम्र के फासले वाला प्यार नहीं था, बल्कि इसे फिर से खोने का डर था। पुरानी दिल्ली में साथ घूमने की उस शाम के बाद प्रिया शर्मा और विक्रम ने ज्यादा बार मिलना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से नहीं, दिखावे के बिना। वे बस हर उड़ान के बाद चुपचाप एक दूसरे से मिलते थे। किसी गली में एक छोटी सी दुकान पर दोपहर की कॉफी, किसी शांत सड़क के कोने पर एक जल्दी का भोजन, या बस फुर्सत में कुछ छोटे संदेश। उनका प्यार एक बिना शब्दों के संगीत की तरह शांत था, लेकिन दोनों के दिलों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। प्रिया ने विक्रम में एक अंतर महसूस किया। एक अनुभवी व्यक्ति जिसे दिखावा या मीठे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने कार्यों से उसकी रक्षा करता था। उन्होंने किसी दूर की चीज का वादा नहीं किया, लेकिन प्रिया को हमेशा उनके साथ सुरक्षित महसूस होता था। उसे अब ऐसा नहीं लगता था कि वो 25 साल की लड़की है, बल्कि एक ऐसी महिला है जिसे वास्तव में सुना जाता है, सम्मान दिया जाता है और सही मायने में प्यार किया जाता है। लेकिन जीवन कभी भी खूबसूरत चीजों को ज्यादा देर तक शांति से नहीं रहने देता। एक दोपहर डानंग से लौटने के बाद जब प्रिया ने अपनी वर्दी बदली और क्रू लाउंज से बाहर निकली, तो उसने अचानक 2 सहकर्मियों को अपनी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए सुना। क्या तुम्हें पता है, लगता है प्रिया का कैप्टन विक्रम के साथ कुछ चल रहा है। क्या? हे भगवान! वो तो रिटायर होने वाले हैं। वो तो उसके पिता से भी बड़े होंगे। मैंने जूनियर एयर होस्टेस से सुना है कि उन्होंने दोनों को बाहर साथ में खाना खाते और हौस खास में घूमते देखा है। किसने सोचा होगा? प्रिया वहीं रुक गई। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसकी हथेलियों में ठंडा पसीना आ गया। उसने शांत रहने की कोशिश की, गलियारे से तेजी से बाहर निकल गई, ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन वे बातें उसके आत्मसम्मान में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उस रात उसने विक्रम को हमेशा की तरह संदेश नहीं भेजा। वो अपने किराए के कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। उसे गपशप का डर नहीं था, लेकिन उसे एक और बात का डर था। क्या विक्रम को इस बात से परेशानी होगी कि उसने उन्हें एक ऐसे रिश्ते में खींच लिया है जिस पर इतनी नजर रखी जा रही है। सोना पाने के कारण उसने उन्हें एक संदेश भेजा। क्या आपको पछतावा हो रहा है मुझे चुनने के लिए? संदेश कुछ मिनटों के बाद पढ़ा गया। फिर उन्होंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। प्रिया रो पड़ी। उसे 100 साल के वादे की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो जनता की राय के तूफानों के बीच उसे अकेला ना छोड़े। तूफान यही नहीं रुका। 2 दिन बाद उसे एयरलाइन के मानव संसाधन विभाग से एक आदेश मिला, जिसमें एक निजी बैठक के लिए कहा गया था। बैठक कक्ष में एक वरिष्ठ प्रबंधक ने गंभीर आवाज में कहा, प्रिया, हमें तुम्हारे और तुम्हारे वरिष्ठ कैप्टन विक्रम के बीच रोमांटिक रिश्ते के बारे में शिकायतें मिली हैं। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये कंपनी की छवि को प्रभावित करता है। तुम्हें अपने व्यवहार पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रिया का गला रुंध गया। अफवाहें अब क्रू से बढ़कर कंपनी के भीतर एक मुद्दा बन गई थीं। उसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए 1 सप्ताह के लिए उड़ान भरने से निलंबित कर दिया गया था। कमरे से बाहर निकलते हुए प्रिया को लगा जैसे वो हवा में गिर रही हो।
सालों की सारी मेहनत, सारे सिद्धांत जो उसने बनाए रखे थे, अचानक जांच की नजरों और ठंडे शब्दों से कलंकित हो गए थे। शाम को जब विक्रम ने फोन किया तो उसने नहीं उठाया। उसे डर था कि अगर उसने उनकी आवाज सुनी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाएगी। उसे डर था कि अगर उन्हें पता चला तो उन्हें अनुशासित किया जाएगा। वे उस प्रतिष्ठित पद को खो देंगे जिसे उन्होंने 30 साल तक बनाए रखा था। लेकिन जब वो सबसे ज्यादा निराश थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जब प्रिया ने दरवाजा खोला तो विक्रम वहां खड़े थे, कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने उसे कागजों का एक बंडल दिया। ये जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन था। उन्होंने उसे देखा। उनकी आंखों में उदासी छिपी नहीं थी, लेकिन वे दृढ़ थे। मैं नहीं चाहता कि तुम जनता की राय के बीच अकेली खड़ी रहो, और मैं नहीं चाहता कि हमारा प्यार तुम्हारे लिए बोझ बने। लेकिन आप सब कुछ खो देंगे। प्रिया का गला भर आया। नहीं, मैं सिर्फ एक कुर्सी छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम वो पूरी जिंदगी हो जिसे मैं बचाना चाहता हूं। प्रिया रो पड़ी और उन्हें गले लगा लिया। बाहर सड़क अभी भी शोरगुल वाली थी, लेकिन इस छोटे से कमरे में दो लोग दुनिया के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े होने का चुनाव कर रहे थे। विक्रम ने आधिकारिक तौर पर जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। उस एयरलाइन से सभी संबंध तोड़ दिए जिसके साथ वो लगभग 30 साल से जुड़े थे। ये खबर तेल के दाग की तरह तेजी से फैल गई। कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने फुसफुसाया, कुछ ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते के लिए बहुत कमजोर होने का दोषी ठहराया जिसे अनुचित माना जाता था। और प्रिया के लिए, जब उसने सुना कि उन्होंने उसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो उसे लगा जैसे उसके सीने पर एक पत्थर रख दिया गया हो। उसे लगा कि उसे प्यार तो मिला है, लेकिन साथ ही एक अनकहा कर्ज भी। उस रात वो पहली बार विक्रम के घर गई, रोमांस के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने के लिए एक जगह की तलाश में। विक्रम का अपार्टमेंट लोधी कॉलोनी में एक पुराने सामूहिक आवास में था, जो शानदार या आकर्षक नहीं था, लेकिन साफ सुथरा, व्यवस्थित और गर्मजोशी से भरा था। किताबों की अलमारियां उपन्यासों से भरी थीं, कुछ पुरानी फीकी तस्वीरें और एक विशेष तस्वीर लकड़ी की अलमारी के बीच में रखी थी, जिसमें एक युवा स्नातक की वर्दी पहने हुए था। प्रिया ने अनजाने में उसे उठा लिया। ये मेरा बेटा है, विक्रम ने कहा। उनकी आंखों में पछतावा छिपा नहीं था। इसका नाम राहुल है। प्रिया वहीं रुक गई। उसके हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आपने क्या कहा? वो हकलाया। इसका नाम राहुल है। इस साल 29 साल का है। उसकी माँ उसे बचपन में विदेश ले गई थी, लेकिन बाद में वो दिल्ली वापस आ गया। उन्होंने प्रिया के पीले चेहरे पर ध्यान दिए बिना कहा। प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसने तस्वीर को घूर कर देखा। वे आंखें, वे नैन नक्श, ये वही राहुल था, उसका पूर्व प्रेमी जिसने उसे धोखा दिया था। कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। विक्रम प्रिया को कांपते और उसका चेहरा सफेद पड़ते देखकर हैरान रह गए। वो पास आए, चिंता से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो? प्रिया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मेरा पूर्व प्रेमी, उसका नाम भी राहुल है, और वो चेहरा वही है। कमरा ऐसे शांत हो गया जैसे हवा निकाल दी गई हो। विक्रम चौंक कर कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा हैरान नहीं था, बल्कि एक ऐसे दर्द से भरा था जो उजागर हो गया था। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैं और उसकी माँ तब अलग हो गए थे जब वो छोटा था। वो विदेश में बड़ा हुआ, घर कम ही आता था। हम दोनों बाप बेटे का रिश्ता भी ठंडा था। प्रिया चुप हो गई। वो फर्श पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। सारी यादें वापस आ गईं, जब उसे धोखा दिया गया, अपमानित किया गया, छोड़ दिया गया। अब जिस व्यक्ति ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था, वो उस आदमी का बेटा था जिसे वो अब सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये एक क्रूर विडंबना थी। एक हफ्ते बाद प्रिया विक्रम से नहीं मिली। उसने बिना किसी कारण के छुट्टी ले ली। उसे अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय चाहिए था, ताकि वो प्यार को गुस्से और नफरत के साथ ना मिला दे। इस बीच राहुल अचानक प्रकट हो गया।
उसने उसे फोन किया और मिलने के लिए कहा। राहुल की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे वो बेचैन हो गई। वे झील के पास एक छोटे कैफे में मिले। राहुल हमेशा की तरह आकर्षक था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक ठंडी गणना थी। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम किसके साथ हो। खबर पूरे विभाग में फैल गई है, लेकिन शायद तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पिता हैं। प्रिया ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसका दिल तूफानी था। तुम क्या चाहते हो? उसने तीखी आवाज में पूछा। राहुल ने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर झुककर धीरे से कहा, मेरे और तुम्हारे अतीत की कहानी अगर कोई उसे उजागर कर दे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे करियर का क्या होगा? एक एयर होस्टेस जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और फिर धोखेबाज के पिता से प्यार करने लगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राहुल फीकी हंसी हंसा और धीमी आवाज में बोला, नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, अगर तुम शांति चाहती हो तो मेरे पिता से दूर हो जाओ। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, लेकिन वो रोई नहीं, न ही टूटी। वो खड़ी हो गई, सीधे राहुल की आंखों में देखा। पहले मैं कमजोर थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने दिया। अब मुझे डर नहीं लगता, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो कोशिश करो। मैं एक बार सब कुछ खो चुकी हूं, अब खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रिया मुड़ी और चली गई, राहुल को अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब एक घायल लड़की नहीं थी, बल्कि एक परिपक्व महिला थी, जो अपने अतीत का सामना करने और अपने सच्चे प्यार की रक्षा करने की हिम्मत रखती थी। प्रिया शर्मा कैफे से दृढ़ कदमों से निकली, लेकिन उसका दिल एक गरजते हुए महासागर की तरह था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसे राहुल का सामना करना पड़ेगा, जिसने उसे सालों पहले धोखा दिया था, वो भी इतनी अजीब परिस्थितियों में। और अब वो सिर्फ उसका पूर्व प्रेमी नहीं था, बल्कि उस आदमी का बेटा था जिसे वो प्यार करती थी। उस शाम वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। फोन हाथ में था, लेकिन विक्रम को फोन करने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि वो दुखी होंगे, डर था कि वो उसे पहले न बताने के लिए दोषी ठहराएंगे, और सबसे बढ़कर उसे डर था कि उन्हें अपने जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों, अपने बेटे और उस महिला जिसे वो प्यार करते थे, के बीच खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने फोन किया। प्रिया, मुझे पता चल गया है। उनकी आवाज शांत थी, कोई दोषारोपण नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, बस एक गहरी सांस की तरह हल्की। प्रिया चुप रही। मैं आज राहुल से मिला, उसने सब कुछ बता दिया। आप क्या सोचते हैं? प्रिया का गला भर आया। मुझे दुख है, इसलिए नहीं कि तुम उसे जानती थी, बल्कि इसलिए कि इतने सालों तक पिता होने के बावजूद मैं कभी सच में नहीं समझ पाया कि मेरा बेटा कौन है। मैं जानता हूं कि वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसकी मां को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दूसरों को चोट पहुंचाकर अपनी इज्जत बचाने का सबसे बुरा तरीका चुनेगा। प्रिया रो पड़ी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वो होंगे। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपना बेटा खो दें। प्रिया, मेरी बात सुनो। उनकी आवाज दृढ़ हो गई। राहुल मेरी वजह से नहीं खोया है, वो बहुत पहले मुझसे दूर हो गया था, जब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचने का तरीका चुना, और तुम एकमात्र कारण हो जिससे मुझे लगता है कि मैं अभी भी सच में जी रहा हूं। चुप्पी छा गई। प्रिया ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, फूट फूट कर रोई। लेकिन इस बार ये दुख के कारण नहीं था, बल्कि ये जानने के लिए था कि कोई उसके साथ खड़ा है, भले ही पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ ले। 2 दिन बाद प्रिया को एक अनजान नंबर से एक संदेश मिला। मुझसे एक बार मिलो, मैं नहीं देखना चाहता कि मेरे पिता को तुम जैसी लड़की की वजह से दुख हो। पुराना कैफे, रात 9 बजे। राहुल। प्रिया ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने का सोचा, लेकिन फिर उसने जाने का फैसला किया। उसे अब राहुल से डर नहीं लगता था, उसे एक बार सब कुछ खत्म करने की जरूरत थी। जब वो पहुंची तो राहुल वहां बैठा था। उसका चेहरा ठंडा था। उसके सामने कॉफी का कप लगभग भरा हुआ था। उसे देखकर वो खड़ा नहीं हुआ, बस कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मेरे परिवार में कदम रखने के लायक हो? प्रिया बैठ गई, उसकी नजरें नहीं झुकी।
मैं तुम्हारे परिवार में कदम नहीं रख रही हूं। मैं एक परिपक्व महिला के रूप में एक आदमी के जीवन में कदम रख रही हूं, बिना किसी मांग के, बिना किसी छीना झपटी के। राहुल फीकी हंसी हंसा। तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? शादी? फिर दुनिया मेरे पिता पर हंसेगी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की। अगर कोई हंसेगा तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सही मायने में प्यार नहीं किया। और मैं? मुझे उपहास का डर नहीं है। मुझे जिस चीज का डर है वो है उस एकमात्र व्यक्ति को खोना जो मुझसे सच्चा है। राहुल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने खुद से प्यार किया, और जब तुमने मुझे दर्द दिया तो तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और वो बस मेरे दुखी होने पर वो बिना शब्दों के ही जान जाते हैं। ये बात एक घातक वार की तरह थी। राहुल चुप हो गया। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। प्रिया खड़ी हो गई। जाने से पहले उसने सीधे राहुल की आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब से मेरे और तुम्हारे पिता के जीवन में दखल मत देना, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस रात विक्रम ने संदेश भेजा, धन्यवाद, तुम उससे ज्यादा बहादुर हो जितना मैंने सोचा था। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी भी यहां हो तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रिया ने पढ़ा और रो पड़ी। इस बार उसे बोझ महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी रक्षा की जा रही है। उसने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। प्रिया शर्मा और राहुल के बीच टकराव के 3 दिन बाद एक नई समस्या आ गई। इस बार ये ठंडी धमकियां या एयरलाइन के गलियारों में जांच की नजरें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी विक्रम और प्रिया दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। राहुल की मां, यानी विक्रम की पूर्व पत्नी माया देवी। माया एक पूर्व राजनयिक थीं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी थीं और बांद्रा के एक बड़े घर में एकांत जीवन जी रही थीं। तलाक के कई सालों बाद उनका विक्रम से लगभग कोई संपर्क नहीं था। केवल अपने बेटे राहुल की वजह से संपर्क बना हुआ था। हालांकि उनकी शादी चुपचाप टूट गई थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक घाव था जो भरा नहीं था। उस दिन प्रिया हवाई अड्डे से घर लौटी ही थी कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या तुम प्रिया शर्मा हो? एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। जी, मैं सुन रही हूं। मैं माया हूं, राहुल की मां और विक्रम की पूर्व पत्नी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, अकेले। मुझे लगता है कि हमें 2 महिलाओं की तरह एक बार बात करनी चाहिए। प्रिया चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये रिश्ता इतनी जल्दी इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। अगली दोपहर वे खान मार्केट में एक पारंपरिक चाय की दुकान पर मिले। माया शालीनता से तैयार थीं। उनके बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे और उनका शांत व्यवहार एक पूर्व राजनयिक जैसा था। उन्होंने प्रिया को तिरस्कार की नजर से नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक स्पष्ट सावधानी थी। मैं यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूं, लेकिन मैं सीधे पूछना चाहती हूं, क्या तुम इस रिश्ते में सच में गंभीर हो? उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। प्रिया ने बिना झिझक के दृढ़ता से जवाब दिया, जी हां, मैं विक्रम जी के पास पैसे के लिए नहीं आई, नहीं दया या किसी कमी के कारण। मैं भावनाओं के लिए, उस अच्छाई के लिए यहां हूं जो मुझे अब युवाओं में नहीं मिलती। माया चुप रही। प्रिया को नहीं पता था कि वो गुस्से में है या सोच रही हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, विक्रम और मेरी एक ऐसी शादी थी जिसे देखकर हर कोई सोचता था कि ये आदर्श है, लेकिन फिर हम चुपचाप अलग हो गए, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी झगड़े के, क्योंकि मैं थक गई थी। एक ऐसे आदमी से थक गई थी जो हमेशा अपने करियर को अपनी पत्नी के बजाय अपना जीवन साथी चुनता था। प्रिया ने सुना और उसका गला भर आया। मैं उन्हें दोष नहीं देती, बस जब मैंने देखा कि वो एक महिला के लिए अपना लगभग 30 साल का करियर छोड़ने को तैयार हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्होंने मुझसे कभी उस तरह प्यार नहीं किया जिस तरह वो तुमसे करते हैं। इस बात ने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। लेकिन मुझे राहुल के बारे में भी सोचना होगा। वो मेरा बेटा है, उसे चोट पहुंची है।
वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो अब उसके पिता से प्यार करती है। माया की आवाज धीमी हो गई। प्रिया ने अपना गला साफ किया, शांत रहने की कोशिश की। मैं कुछ भी तोड़ने का इरादा नहीं रखती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरों की गलतियों की कीमत चुकानी चाहिए। मैंने राहुल से स्वतंत्र रूप से संपर्क नहीं किया, नहीं मैंने किसी से बदला लेने के लिए विक्रम जी को चुना। मैंने बस बहुत सारी चोटों के बाद अपने दिल की सुनी। माया बहुत देर तक चुप रही। अंत में वो खड़ी हो गईं और धीरे धीरे कहा, अगर एक दिन तुम्हें एहसास हो कि प्यार को भी सही समय पर रुकने की जरूरत है तो आज की इस बातचीत को याद रखना। फिर वो चली गईं, प्रिया को वहीं अकेला छोड़ गईं, जो चुपचाप लेकिन कमजोर नहीं थी। उस शाम विक्रम उससे मिलने आए। खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क पर व्यस्त यातायात को देख रहे थे। उन्होंने बताया, मैं और माया दूरी के कारण अलग हुए, धोखे के कारण नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल में हमेशा ये महसूस होता था कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। और राहुल, उसने मुझे कभी सच में माफ नहीं किया। शायद अब तुम्हें भी वो दबाव झेलना पड़ेगा। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा, बात काटते हुए कहा, मुझे उनकी नजरों से डर नहीं लगता। मुझे बस डर है कि एक दिन आप पुराने रास्ते पर लौट जाएंगे, अपने साथ वाले की रक्षा करने के बजाय चुप्पी चुन लेंगे। विक्रम ने उसे देखा, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। मैं अब फिर से शुरू करने के लिए जवान नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे 10 साल और जीने को मिले तो मैं वे 10 साल तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा, उस सारी सच्चाई और अच्छाई के साथ जो मैं पिछले लोगों का कर्जदार हूं। प्रिया ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखें लाल थीं। वो जानती थी कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार कर रही है जो गलतियां की हैं, जो चुपचाप टूटन से गुजरा है, लेकिन अब जानता है कि सही चीज को कैसे पकड़ना है। ये सोचा गया था कि माया देवी से मुलाकात के बाद चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। एक अंदरूनी लहर उफान पर आने का इंतजार कर रही थी और इसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि राहुल था। कुछ ही दिनों बाद एक बड़े फैन पेज पर एक गुमनाम पोस्ट सामने आई जो एयर होस्टेस और पायलटों के बारे में गपशप करता था। साथ में प्रिया और विक्रम की चाय की दुकान पर साथ में ली गई एक गुप्त तस्वीर भी थी। कैप्शन कड़वाहट से भरा था, युवा एयर होस्टेस 60 साल के कैप्टन के साथ, जो उसके पूर्व प्रेमी का पिता है। एयरलाइन के पर्दे के पीछे एक चौंकाने वाला रिश्ता। क्या ये प्यार है या भविष्य के लिए सिर्फ एक फायदा उठाने का खेल? ये पोस्ट तुरंत एक गर्म विषय बन गया। कुछ ही घंटों में हजारों बार साझा किया गया। टिप्पणियों का खंड तिरस्कार, कटाक्ष और उपहास से भरा था। सुंदरता नहीं है तो चालबाजी से काम चलाओ। आजकल एयर होस्टेस नैतिकता से ज्यादा पद को महत्व देती हैं। पूर्व प्रेमी के पिता से प्यार करना ये किस तरह का है? प्रिया को जब ये खबर मिली तो वो एक नई एयरलाइन के लिए एक परीक्षण उड़ान पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। उसने अपना फोन पकड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांप रहे थे। छवि बनाए रखने की सारी कोशिशें, उसके शांत जीवन के सारे सिद्धांत अब एक मजाक की तरह लग रहे थे, जिसे लोग बेरहमी से खोद रहे थे। खबर तेजी से पूरी विमानन दुनिया में फैल गई। जो लोग कभी प्रिया को पसंद करते थे वे चुप हो गए। कुछ परिचितों ने उसे दया की नजर से देखा। सहकर्मियों ने आह भरी, बेचारी। सोचा था वो बहुत मजबूत है, लेकिन वो भी प्यार के जाल से नहीं बच सकी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ रही है। वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, दिल्ली से गायब हो जाना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी समय तूफान के पीछे से एक हल्की सी रोशनी चमकी। विक्रम तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। अपने फेसबुक अकाउंट पर, जिसे उन्होंने सालों से इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने एक गरिमापूर्ण स्टेटस लिखा, मैं nguyen Minh Hiap, पूर्व कैप्टन, पुष्टि करता हूं कि मैं और प्रिया शर्मा एक दूसरे से गंभीरता से प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी नैतिक गलती के। अगर जनता को किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है तो मेरा नाम लें, और अगर कोई इस कहानी का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत गलतियों को छिपाने के लिए करना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो खुद बेनकाब होने से पहले रुक जाए। जनता दो गुटों में बंट गई। एक पक्ष अभी भी हमला कर रहा था,
लेकिन दूसरा पक्ष वे लोग थे जो विक्रम को जानते थे और उनके बचाव में खड़े हो गए। विक्रम सबसे गंभीर व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं। प्यार में कोई गलती नहीं होती, गलती उन लोगों की है जो बाल की खाल निकालना पसंद करते हैं। हमारी पीढ़ी के लिए 50 के बाद एक और प्यार मिलना सम्मान के योग्य है। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक और युवा महिला ने आवाज उठाई। उसने उस गपशप पोस्ट के नीचे एक लंबी टिप्पणी छोड़ी, साथ में संदेशों और स्क्रीनशॉट के सबूत भी थे। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे राहुल ने धोखा दिया था जब वो मुझसे प्यार करता था। तो वो एक और लड़की के साथ भी था। मैं लगभग गर्भवती हो गई थी, लेकिन मुझे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। अब वो दूसरों को बदनाम करने के लिए अपने पुराने रिश्ते का इस्तेमाल कर रहा है। क्या उसके पास खुद को पीड़ित कहने का कोई नैतिक अधिकार है? ये जानकारी व्यापक रूप से साझा की गई। राहुल का नाम सभी समूहों में लिया जाने लगा। जो लोग उसे जानते थे वे अब पुरानी कहानियां बताने लगे। व्यापार में धोखाधड़ी, दोहरा व्यक्तित्व, महिलाओं को मैनिपुलेट करने के लिए भावनाओं का उपयोग। जनता की राय तुरंत बदल गई। मूल गपशप पोस्ट चुपचाप हटा दिया गया। फैन पेज ने एक सामान्य सामग्री के साथ माफी मांगी, लेकिन प्रिया के लिए उस पोस्ट से लगे घाव अभी भी ताजे थे। उस शाम विक्रम उससे मिलने आए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी रक्षा पहले नहीं की। मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। मैंने सोचा कि हमारा प्यार शांत रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मुझे सब कुछ फिर से दांव पर लगाना पड़े तो भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। प्रिया रोई, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। वो धीरे धीरे ठीक हो रहे घावों के बीच, पूर्वाग्रहों से भरे समाज के बीच खड़ी थी, और उसे एहसास हुआ कि केवल सच्चा प्यार ही लोगों को अंत तक जाने की हिम्मत देता है। सभी तूफानों के बाद प्रिया शर्मा और विक्रम ने गंभीरता से बात करने के लिए बैठने का फैसला किया। अब ये भावनात्मक मुलाकातें नहीं थीं, बल्कि एक स्पष्ट, सीधी बातचीत थी, जैसे दो परिपक्व लोग एक चौराहे पर खड़े हों। या तो साथ में आगे बढ़ें या और चोट पहुंचाने से बचने के लिए रुक जाएं। उस दोपहर एक छोटे से धूप वाले कमरे में विक्रम चुपचाप चाय बना रहे थे और प्रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें दूर थीं, उसका चेहरा पहले से पतला था, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा चमकदार थीं, जैसे कोई तूफान से गुजरकर शांत होना सीख गया हो। तुम थक गई हो? उन्होंने पूछा। लेकिन मैंने कभी खुद को इतना सच्चा महसूस नहीं किया, प्रिया ने जवाब दिया, फिर गंभीरता से उन्हें देखा। मैं आपकी मां और राहुल से एक आखिरी बार बात करना चाहती हूं। उसके बाद अगर वे अभी भी मुझसे नफरत करते हैं तो मैं और कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन मुझे बात करने की जरूरत है। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। वो समझ गए कि प्रिया स्वीकृति नहीं मांग रही थी, बल्कि वो सब कुछ स्पष्ट करना चाहती थी ताकि उसे आधे अधूरे में न जीना पड़े। मुलाकात रविवार की सुबह माया देवी के घर पर तय की गई, जो फूलों और किताबों से भरा एक पुराना लेकिन सुंदर विला था, जहां समय कुछ धीमा चलता था। माया कमरे के बीच में एक कुर्सी पर बैठी थीं। उनके बाईं ओर राहुल था, जिसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, और दाईं ओर प्रिया के लिए एक खाली कुर्सी थी। प्रिया अंदर आई, विनम्रता से झुकी। उसके चेहरे पर न डर था, न ही ज्यादा कठोरता, बल्कि एक कोमल शालीनता थी। धन्यवाद कि आप मुझसे मिलने के लिए सहमत हुई, और राहुल भी। माहौल शांत था। माया ने चाय का एक घूंट लिया और पहले बोली, मैं तुम दोनों को नहीं रोक रही हूं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना जो तुमसे 30 साल बड़ा है और जिसका अतीत तुम्हें चोट पहुंचा चुका है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने सोचा है, यहां तक कि मैं इतनी डर गई थी कि मैं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है वो उम्र या अतीत नहीं है, बल्कि जब कोई भीड़ में मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। और विक्रम जी, उन्होंने हिम्मत की। राहुल हंसा। हिम्मत या बेवकूफी? करियर छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, सिर्फ एक युवा लड़की को खुश करने के लिए। प्रिया मुड़ी और सीधे राहुल की आंखों में देखा, पहली बार बिना डर या विरंज के। तुमने मुझे सभी पुरुषों पर से विश्वास खोने पर मजबूर कर दिया,
लेकिन तुम्हारे पिता ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फिर से विश्वास दिलाया। किसी ने उन्हें मुझे चुनने के लिए मजबूर नहीं किया। वो मुझसे ज्यादा आसान, कम जटिल किसी को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना, मेरी सभी चोटों और उलझे हुए अतीत के साथ। इसलिए तुम्हें ताना मारने का कोई अधिकार नहीं है। कमरा शांत हो गया। राहुल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्सा नहीं, शायद बेबसी। माया ने चाय का कप नीचे रखा। उनकी आवाज नरम हो गई। तुम जानती हो कि एक बार इस परिवार में कदम रखने के बाद तुम्हें बहुत सारी गपशप का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तुम थक जाओगी और शायद खुद को दोषी ठहराओगी कि तुमने इसमें कदम क्यों रखा। क्या तुम सच में तैयार हो? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं विक्रम जी के साथ जीवन के अंत तक चल पाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो मुझे जीवन भर पछतावा होगा। माया ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बस विक्रम को देखा, जो प्रिया के पीछे खड़े थे, एक ऐसी महिला की नजर से जिसने कभी प्यार किया था, गुस्सा किया था और अब स्वीकृति में हार मान ली थी। मुलाकात खत्म हो गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आंसू नहीं, कोई सुलह का आलिंगन नहीं, लेकिन प्रिया के लिए इतना ही काफी था। उस शाम विक्रम और प्रिया अपनी पुरानी आदत के अनुसार टहलने के लिए निकले। अप्रैल का मौसम ठंडा था। हवा पेड़ों के बीच से धीरे धीरे बह रही थी। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा, उसका हाथ धीरे से पकड़ते हुए। ठीक हूं। मुझे लगा था कि मुझे दुख होगा, लेकिन नहीं, मुझे बस हल्का महसूस हो रहा है। वो मुस्कुराए, एक ऐसे आदमी की मुस्कान जिसने पूरी जिंदगी गुजार दी थी और अब जाकर उसे अपने दिल में शांति मिली थी। प्रिया ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया, धीरे से कहा, मुझे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि आप मेरा हाथ न छोड़ें। इतना ही काफी है। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब प्यार काफी गहरा होता है तो उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस जब तक दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं तो बाहर चाहे कितनी भी गपशप हो, वो उन्हें रोक नहीं सकती। माया और राहुल के साथ उस निर्णायक मुलाकात के 3 महीने बाद प्रिया शर्मा और विक्रम का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया, जिसमें कोई छिपाव नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया, न ही प्रेस में कोई स्पष्टीकरण दिया। बस अपने चुने हुए रास्ते पर जी रहे थे। हर सुबह विक्रम जल्दी उठते, चाय बनाते, पौधों को पानी देते और कभी-कभी प्रिया को अपने पुराने स्कूटर पर काम पर छोड़ते। और प्रिया अस्थायी रूप से उड़ान भरने से रोके जाने के बाद पुरानी एयरलाइन में वापस न जाने का फैसला किया, बल्कि युवा एयर होस्टेस के लिए एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर खोला। एक ऐसा सपना जो उसने लंबे समय से देखा था, लेकिन कभी पूरा करने की हिम्मत नहीं की थी। शुरुआत में केंद्र वसंत कुंज में एक छोटी सी इमारत की 3री मंजिल पर किराए का एक कमरा था। प्रिया शाम को पढ़ाती थीं, दिन में खुद पाठ्यक्रम डिजाइन करती थी, छात्रों के संदेशों का जवाब देती थी और खुद हर दस्तावेज प्रिंट करती थी। ये भव्य नहीं था, सपनों जैसा नहीं था, लेकिन ये वो जीवन था जिसे उसने पूरे दिल से चुना था। विक्रम ने शुरू में सिर्फ आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रिया इतनी व्यस्त है कि रात में वो बिस्तर पर गिर जाती थी और एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, तो उन्होंने चुपचाप उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने यात्रियों के मनोविज्ञान और आपातकालीन स्थितियों से निपटने पर मुफ्त कक्षाएं दी। 30 साल के अनुभव का उपयोग करते हुए हर कहानी, हर घटना उन्होंने अपनी गहरी अबून आवाज में सुनाई, जिससे छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ शामों में कक्षा में केवल 7 लोग होते थे, लेकिन वे अभी भी मंच पर ऐसे खड़े होते थे जैसे उनके सामने सैकड़ों लोग हों। एक दिन बारिश हुई, बीच में बिजली चली गई। प्रिया ने फिर भी टॉर्च की रोशनी में पाठ पूरा किया। विक्रम कक्षा के अंत में बैठे चुपचाप उसे देख रहे थे। टिमटिमाती रोशनी में उसकी आंखें अभी भी एक मोमबत्ती की तरह चमक रही थीं, हवा के बावजूद। जनता की राय धीरे धीरे शांत हो गई।
फुसफुसाहटें गायब हो गईं जब किसी को दो ऐसे लोगों से नफरत करने का कोई कारण नहीं मिला जो शालीनता से जी रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। राहुल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के बाद पूरी तरह से अंधेरे में चला गया। माया कभी कभी प्रिया को एक गुप्त तरीके से संदेश भेजती थी, जैसे कि उन्हें समझने, माफ करने और स्वीकार करने के लिए और समय चाहिए था। एक देर रात जब प्रिया एक नया व्याख्यान तैयार कर रही थी, विक्रम एक गिलास गर्म दूध लेकर आए। उसने ऊपर देखा, नींद की कमी के कारण उसकी आंखें धसी हुई थीं। मेरा एक सवाल है जी, अगर एक दिन मैं तेजी से नहीं चल पाऊं, मेरे हाथ कांपें और मैं धीरे धीरे बात करूं, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? प्रिया हंसी, एक ऐसी मुस्कान जो कोमल और भावुक दोनों थी। मुझे बस डर है कि एक दिन मैं इतनी जवान नहीं रहूंगी कि मैं तुम्हें सोते हुए देख सकूं जैसे अब देखती हूं। विक्रम ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कोई भव्य पार्टी नहीं, कोई शानदार शादी का जोड़ा नहीं, बस एक छोटी सी पार्टी जिसमें तुम हो, मैं हूं, तुम्हारे छात्र हैं और एक प्रमाण पत्र है कि मैं सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि तुम्हारा पति हूं। प्रिया चुप हो गई। सालों से उसने कभी शादी का सपना नहीं देखा था। उनका प्यार तूफानों, जनता की राय, अतीत, उम्र से गुजरा था। केवल विश्वास बचा था। लेकिन उस शादी के प्रस्ताव की सादगी में, बिना घुटनों के बल झुके, बिना हीरे की अंगूठी के, उसने उसे रुला दिया। मैं सहमत हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें बहुत लंबा जीना होगा ताकि हर सुबह मैं तुम्हारी बनाई चाय पी सकूं और हर रात, चाहे कितनी भी थकी क्यों न हो, कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। बाहर वसंत की हल्की बारिश हो रही थी। छोटे से कमरे में कोई झूमर नहीं था, कोई मखमली कुर्सियां नहीं थीं। बस दो लोग थे और एक प्यार जिसे उन्होंने मेहनत से बचाया था, जैसे एक कठोर चट्टान पर उगा हुआ फूल जो अभी भी खिल रहा था, अभी भी महक रहा था। शादी का समारोह पतझड़ के अंत में एक दोपहर को एक छोटे से बगीचे में आयोजित किया गया था, जहां विक्रम और प्रिया अक्सर टहलने जाते थे। कोई शानदार मंच नहीं था, कोई आतिशबाजी या शोर शराबा नहीं था, बस कुछ दर्जन करीबी लोग थे। प्रिया के छात्र, विक्रम के पुराने सहकर्मी और विशेष रूप से एक शांत, गर्मजोशी भरा माहौल, ठीक उनकी प्रेम कहानी की तरह। दुल्हन ने एक सादा सफेद रेशमी सलवार कमीज पहना था, जिसमें कोई घूंघट या पत्थर नहीं थे। प्रिया का चेहरा कोमल था, उसकी आंखें चमक रही थीं, लिपस्टिक या मेकअप के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच में खुश थी। विक्रम ने एक हल्की ग्रे सूट पहनी थी। जब वो अपने कोट पर फूल लगा रहे थे तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। लगभग 60 साल की उम्र में ये पहली बार था जब वो इतना घबराया हुआ महसूस कर रहे थे। समारोह का संचालन करने वाले व्यक्ति विक्रम के एक पुराने छात्र थे, जो अब एक सह पायलट थे। उन्होंने भावुक होकर भाषण दिया कि पायलट सबसे बहादुर लोग होते हैं, क्योंकि वे आसमान में तूफानों का सामना करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि विक्रम सर सबसे ज्यादा साहसी हैं, क्योंकि उन्होंने जनता की राय, उम्र, अतीत का सामना किया ताकि एक व्यक्ति को पूरे दिल से प्यार कर सकें। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो विक्रम के पास गई, हाथ में हाथ डाला। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल में सालों की कठोर नजरें जैसे गायब हो गईं। जब प्यार पर्याप्त चुनौतियों से गुजरता है तो उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। ये उनकी एक दूसरे को देखने के तरीके में, धन्यवाद कहते समय उनकी कांपती आवाज में और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में स्पष्ट रूप से मौजूद था। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब समारोह लगभग समाप्त हो गया। राहुल प्रकट हुआ। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने उसे आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी आया। दूर खड़ा रहा, सीटों की कतार में नहीं घुसा, ध्यान आकर्षित नहीं किया। प्रिया थोड़ी असहज हुई। विक्रम ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखें नीचे झुक गईं, लेकिन कोई ओस नहीं था। बस एक पिता की शांति थी, जिसने स्वीकार कर लिया था कि पारिवारिक रिश्ते को मजबूर नहीं किया जा सकता, केवल बनाया जा सकता है। राहुल थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। दोनों को सिर झुकाकर नमस्कार किया, फिर प्रिया को एक छोटा सा लिफाफा दिया।
तुम्हें इसे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बस एक ऐसे व्यक्ति की आखिरी कुछ पंक्तियां हैं जिसने बहुत सारी गलतियां की हैं। ये कहकर राहुल मुड़ गया। कोई लंबा चौड़ा माफीनामा नहीं, कोई बनावटी सुलह नहीं, बस कई महीनों के संघर्ष के बाद एक हार मानने का शब्द। प्रिया ने उसकी पीठ को देखा। उसका दिल हल्का हो गया। उसे अब नफरत नहीं थी, न दर्द था। जिस अतीत ने उसे कभी तोड़ दिया था, वो अब सिर्फ एक परछाई थी, और वो प्रकाश में खड़े होने के लिए काफी मजबूत थी। उस शाम जब मेहमान चले गए, प्रिया और विक्रम पुराने घर की सीढ़ियों पर बैठे टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक साथ चाय पी रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल आएगा, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि उसे भी हार मानने की जरूरत थी, जैसे हमें कभी जरूरत थी। माफी पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने तरीके से फिर से शुरू करने के लिए। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें दूर थीं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि अंत में मैं जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज किसी अमीर, युवा या आदर्श व्यक्ति से शादी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना है जो तूफानों में तुम्हारे साथ चलने की हिम्मत रखता है। विक्रम मुस्कुराए। पेड़ों के नीचे, मौसम के अंत में, झिंगुरों की आवाज के बीच, हवा में टिमटिमाती रोशनी के बीच, दो लोग जो असंबंधित लगते थे, एक पूरी पीढ़ी से अलग, अब एक दूसरे के बगल में बैठे थे, जैसे कि भाग्य ने इसे बहुत पहले ही तय कर दिया था। और उस प्यार को किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद इसे एक बेचैन इंतजार, संघर्ष और अंत में क्षमा की पूरी यात्रा से साबित कर दिया था। प्रिया शर्मा और विक्रम की शादी के बाद का जीवन ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। सादा, शांत और भरपूर, जब तक कि समय ने अपने अमिट निशान छोड़ने शुरू नहीं कर दिए। प्रिया अभी भी नियमित रूप से केंद्र में पढ़ाती थी। कक्षाएं धीरे धीरे बड़ी हो गईं। विभिन्न प्रांतों से और भी युवा छात्र आने लगे। कुछ तो सिर्फ उससे और विक्रम सर से सीधे पढ़ने के लिए दिल्ली में किराए पर रहने के लिए अपना सूटकेस लेकर आते थे। जब प्रिया छात्रों को विक्रम को सर कहते सुनती तो उसे एक साधारण खुशी महसूस होती कि उन्होंने जो प्यार बोया था वो अब युवा पीढ़ियों में खिल रहा था। लेकिन ठीक उसी समय उम्र का मुद्दा स्पष्ट होने लगा। विक्रम को कंधे और गर्दन में दर्द, चक्कर आना और कक्षाओं के बाद अक्सर थकान होने लगी। प्रिया ने देखा कि उनके हाथ कभी कभी हल्के कांपते थे, पहले की तरह स्थिर नहीं थे। एक बार पढ़ाते समय वो लड़खड़ा गए और लगभग गिर गए, जिससे छात्र घबरा गए। प्रिया उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला, सेरेब्रल इस्कीमिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और अस्थिर रक्तचाप। यदि जीवन शैली को समायोजित किया जाए तो ये गंभीर नहीं है, लेकिन तनाव, ज्यादा बोलना और लंबे समय तक खड़े रहना सीमित करना होगा। रास्ते में कार में विक्रम ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान देने की कोशिश की। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ऐसा होता है। जब तक मैं ये नहीं भूल जाता कि तुम कौन हो, तब तक सब ठीक है। लेकिन प्रिया मुस्कुरा नहीं सकी। वो पूरे रास्ते चुप रही, अपने सफेद सलवार कमीज को कसकर पकड़े हुए, जैसे खुद को शांत कर रही हो। 1 महीने बाद विक्रम ने खुद केंद्र में पढ़ाने से हटने का अनुरोध किया। उन्होंने एक हाथ से लिखा पत्र नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। मैं कुछ समय के लिए छुट्टी ले रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरा दिल नहीं है, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मुझे सिखाना था वो मैंने कह दिया है, और जो कुछ भी जीने से ही समझा जा सकता है वो तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। छात्र रोए, प्रिया भी रोई, लेकिन उस रात उसने उनसे कुछ नहीं कहा। बस जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उन्हें पीछे से गले लगा लिया। धीरे से फुसफुसाया, मुझे डर है कि एक दिन आप कमजोर हो जाएंगे और मुझे करियर और आपके बीच चयन करना होगा। उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, धीरे से दबाया। अगर तुम्हें चुनना पड़े तो हमेशा खुद को पहले चुनो, क्योंकि अगर तुम काफी मजबूत नहीं हो तो तुम 2 जिंदगियों को कैसे संभालोगी। इस बात ने प्रिया को रुला दिया। वो हमेशा ऐसे ही थे, कभी कुछ नहीं मांगते थे, बस हमेशा उसे खुद के रूप में जीने देने का तरीका खोजते थे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता।
प्रिया ने एक औद्योगिक क्षेत्र में एक नई एयरलाइन के लिए एक प्रशिक्षण परियोजना शुरू की। हर दिन लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करती, केंद्र में पढ़ाती, अपना पाठ्यक्रम बनाती, कक्षाओं का प्रबंधन करती और विक्रम की देखभाल करती, जिससे वो थक जाती थी। एक देर रात जब वो घर लौटी, पसीने से लथपथ, उसके जूते गंदे थे, हाथ में विक्रम के लिए दलिया का कटोरा था, तो वो कुर्सी पर सो गए थे। किताब फर्श पर गिर गई थी, आंखें बंद थीं। वो नीचे बैठ गई, एक बच्चे की तरह रो पड़ी। काश आप 10 साल छोटे होते, मुझे कुछ भी चुनना नहीं पड़ता, उसने फुसफुसाया, उनके बालों को धीरे से सहलाते हुए। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मजाक करने की कोशिश की। 10 साल छोटा होता तो शायद दूसरी लड़कियां तुमसे मुझे छीन लेती। प्रिया आंसुओं में हंस पड़ी, उन्हें कसकर गले लगा लिया। आप बीमार मत पड़ना, मैं आपके बिना रहने की आदी होने के लिए काफी समय तक नहीं जी हूं। अगली सुबह उन्होंने मेज पर एक पत्र छोड़ा। अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूं, तो वैसे ही जीना जैसे तुम मुझसे मिलने से पहले जीती थी, मजबूत, गरिमापूर्ण और हमेशा खुद से प्यार करना। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बस डर है कि मैं तुम्हें उन पूर्वाग्रहों के साथ अकेला छोड़ जाऊंगा जिन्हें हम पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। प्रिया ने पढ़ा और उसका गला भर आया, लेकिन फिर दर्द या घबराहट के बजाय उसने अपना सिर उठाया, अपने आंसू पोंछे, अपना लैपटॉप खोला और अपना अधूरा व्याख्यान लिखना जारी रखा। हर पंक्ति में उसने उस दृढ़ता को पिरोया जो उन्होंने उसे सिखाई थी, किताबों से नहीं बल्कि प्यार से। दिसंबर अपने साथ शुष्क और ठंडी हवाएं लेकर आया। दिल्ली ने सर्दियों का एक ग्रे कंबल ओढ़ लिया और प्रिया शर्मा का जीवन भी शादी के बाद के सबसे अंधकारमय दिनों में प्रवेश कर गया। यह एक सोमवार की सुबह थी जब प्रिया ने अपनी ऑनलाइन कक्षा शुरू ही की थी कि फोन लगातार बजने लगा। फोन करने वाला एक पड़ोसी था जहां विक्रम अक्सर जाते थे। प्रिया जी, विक्रम जी आंगन में बेहोश हो गए, हमने एम्बुलेंस बुला ली है, अब हम उन्हें एम्स अस्पताल ले जा रहे हैं। प्रिया के कान सुन्न हो गए। उसने फोन मेज पर फेंक दिया, जल्दी से एक कोट पकड़ा, छात्रों को कक्षा के बीच में छोड़कर चली गई। जब वो टैक्सी पकड़ रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो अस्पताल का पता हकला रही थी। जीवन में पहली बार उसे इतना डर लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब वो पहुंची तो विक्रम को आपातकालीन कक्ष में ले जाया जा चुका था। नर्स ने प्रिया को अंदर नहीं जाने दिया, बस जल्दी से कहा, रोगी को उच्च रक्तचाप का इतिहास है, इस बार उन्हें हल्का स्ट्रोक आया है। सौभाग्य से उन्हें समय पर लाया गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे थे, लेकिन फिर भी कांप रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो आदमी उसके सामने हमेशा मजबूत रहता था, जिसने हजारों अंतर महाद्वीपीय उड़ानें भरी थीं, वो अब आपातकालीन कक्ष के दरवाजे के पीछे पड़ा होगा। मशीन से सांस ले रहा होगा और उसकी पुकार नहीं सुन पाएगा। उसे लगा कि वो छोटी, असहाय और पहले से कहीं ज्यादा अकेली है। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि विक्रम खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कड़ी निगरानी में रखना होगा क्योंकि हल्के थक्के के लक्षण थे और उनकी गतिशीलता की वसूली की संभावना अभी भी अनिश्चित थी। प्रिया अस्पताल के कमरे में गई, उन्हें बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए देखा। उनका चेहरा धसा हुआ था, हाथ पैर ढीले थे। वो उनके बगल में बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज घंघार थी। मैंने आपको ये बताने का मौका नहीं पाया कि मैंने नई एयरलाइन के प्रशिक्षण प्रबंधक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मैं अब नहीं जा रही हूं क्योंकि मैंने आपके साथ यहां रहने का फैसला किया है। हालांकि उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, उनका हाथ थोड़ा हिला। प्रिया फूट फूट कर रोई। सारी योजनाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं अब छोटी लग रही थीं। उसे कोई पद, कोई शानदार करियर नहीं चाहिए था, अगर इसकी कीमत ये होती कि उन्हें यहां अकेले लेटना पड़े। अगले दिन एक थकाऊ यात्रा की शुरुआत थी, जिसे केवल वही समझ सकते थे जो इसमें शामिल थे। सुबह प्रिया दवाओं, फिजियोथेरेपी की देखभाल करती थी।
दोपहर में वो ऑनलाइन पढ़ाती थी, रात में वो अस्पताल के कमरे की कुर्सी पर सो जाती थी। केंद्र अस्थायी रूप से बंद था। छात्रों ने प्रोत्साहन के संदेश भेजे। कुछ वयस्क तो बारी बारी से अस्पताल आकर उसकी मदद करते थे। अजनबियों की दयालुता ने प्रिया को और भी मजबूत बनाया। लेकिन वित्तीय दबाव बढ़ने लगा। अस्पताल के बिल, दवाएं, पुनर्वास सेवाएं, सब कुछ महंगा था। प्रिया मितव्ययी थी, लेकिन उसने कभी इतनी लंबी स्थिति के लिए तैयारी नहीं की थी। एक बार उसे अपने पुराने सहपाठी से उधार लेना पड़ा। एक बार उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया ताकि वो उनके लिए सबसे अच्छा दूध खरीद सके। हर बार जब वो जागते और माफी मांगने की कोशिश करते तो प्रिया नाराज हो जाती। आपको माफी मांगने की इजाजत नहीं है, आपको बस ठीक होने की इजाजत है। वो मुस्कुराए, कमजोर रूप से अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। मुझे बीमारी से डर नहीं लगता, मुझे बस डर है कि तुम थक जाओगी और मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए दवा खरीदने जाऊंगी। वो मुस्कुराई, उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। एक बूंदाबांदी वाली शाम जब वो गलियारे में सो रही थी, प्रिया को माया देवी से एक संदेश मिला। प्रिया, मैंने खबर सुनी है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कहने में संकोच मत करना। चाहे अतीत कुछ भी हो, अब तुम परिवार हो। शादी के बाद पहली बार प्रिया एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोई। निराशा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार उनके प्यार ने सबसे कठोर दिलों को भी पिघला दिया था। स्ट्रोक के 3 हफ्ते बाद विक्रम को गहन चिकित्सा इकाई से पुनर्वास कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि वो अब गंभीर स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनका बायां आधा शरीर अभी भी कमजोर था। बायां हाथ लगभग हिल नहीं सकता था और चलने के लिए उन्हें बैसाखी और नर्स की सहायता की जरूरत थी। एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी अंतर महाद्वीपीय उड़ानें भरता था। एक ही रात में वो एक बिस्तर पर एक तरफ लेटे हुए रोगी बन गए। चम्मच पकड़ते समय उनके हाथ कांपते थे। कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करते समय उनकी आंखें धुंधली हो जाती थीं। उनके लिए जो कभी गर्व और शांत थे, ये दुर्घटना से भी बड़ी क्षति थी। प्रिया हर दिन, हर घंटे ये महसूस करती थी। उसने उन्हें दोष नहीं दिया, शिकायत नहीं की, लेकिन थकान अभी भी चुपचाप उसके दिल को खा रही थी। कुछ रातें वो बिस्तर के पास जागती रहती, अपना सिर बिस्तर के किनारे पर रखती। उसके आंसू उसके कपड़ों को गीला कर देते, लेकिन एक भी सिसकी नहीं निकलती थी। एक सुबह जब नर्स ने विक्रम की पट्टी बदलने में मदद की, तो प्रिया कमरे में एक छोटा सा बैग लेकर आई। ये क्या है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें संदिग्ध थीं। मेरी वर्दी, मैंने इसे धोकर इस्त्री कर दिया है। आज मैं केंद्र में एक छोटी सी कक्षा पढ़ाने की कोशिश करने जा रही हूं। वो थोड़ा चौंक गए। तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, केंद्र की बात बाद में भी हो सकती है। प्रिया बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा जो अब पतला और पीला हो गया था। मैं जानती हूं, लेकिन अगर मैं इसे बाद में छोड़ दूं तो शायद ये कभी नहीं होगा। मैं ऐसी व्यक्ति नहीं बनना चाहती जो सिर्फ त्याग करना जानती है और खुद को भूल जाती है। उनकी आंखें नीचे झुक गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे माफ करना। प्रिया ने सिर हिलाया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरा समर्थन करने की जरूरत है। मैं हर सेकंड, हर मिनट तुम्हारा समर्थन करता हूं, उन्होंने फुसफुसाया। उस दिन से प्रिया ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। हर सुबह वो खुद खाना तैयार करती, उनके रक्तचाप की जांच करती, फिर कुछ घंटों के लिए उनकी देखभाल के लिए किसी को काम पर रखती ताकि वो कक्षा ले सके। शाम को वो उनके साथ फिजियोथेरेपी करती, उनके पैरों और हाथों की मालिश करती, छात्रों की कहानियां सुनाती, कविता पढ़ती, शास्त्रीय संगीत बजाती, भले ही ये उन्हें कुछ सेकंड के लिए हंसाने के लिए ही क्यों न हो। हालांकि थकी हुई थी, उसे लगा कि उसका दिल फिर से जी रहा है। हर दिन संतुलन बनाने का एक प्रयास था, एक पत्नी, एक शिक्षक और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में। एक दिन अपनी मेज साफ करते समय प्रिया को विक्रम की एक पुरानी नोटबुक मिली। उसने उसे खोला। अंदर दर्जनों हाथ से लिखे पन्ने थे। लिखावट झुकी हुई थी। शायद उन्होंने बीमार पड़ने से पहले लिखा था। प्रिया आखिरी पन्ने पर पहुंची और ये पंक्ति पढ़ी। अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूं
तो कम से कम उस आग के साथ आगे बढ़ना जो मैंने तुम्हारे दिल में जलाई थी। और अगर जीवन तुम्हें चुनने के लिए मजबूर करे तो हमेशा खुद को चुनो, क्योंकि एक महिला जो खुद से प्यार करना जानती है वही दूसरों से प्यार करने की ताकत रखती है। वो रो पड़ी, लेकिन इस बार ये गहन घाव आंसू नहीं थे, बल्कि स्वीकृति और शांति के आंसू थे। अगले महीने विक्रम ने धीरे धीरे अपनी गतिशीलता वापस पा ली। उनका दाहिना हाथ अब बैसाखी के सहारे घर के आंगन में धीरे धीरे चल सकता था। वो प्रिया को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखते, कभी कभी पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करते, कभी कभी छात्रों को अपनी खुरदरी लेकिन प्रेरणादायक आवाज में पुरानी कहानियां सुनाते। एक दिन जब प्रिया ने अपनी कक्षा समाप्त की तो उन्होंने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, मैं जानता हूं कि मेरी उम्र मुझे लंबे वादे करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर तुम सहमत हो तो मैं एक बच्चा पैदा करना चाहूंगा। और अगर मैं पिता बनने के लिए काफी मजबूत नहीं हूं तो? प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए बात काट दी। आप मेरे बच्चे के पिता नहीं हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो मुझे मां बनना सिखाते हैं। वो चुप हो गए, उनकी आंखें भर आईं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन वे दोनों समझ गए थे, उनके प्यार को साबित करने के लिए एक बच्चे की जरूरत नहीं थी, न ही उन्हें बांधने के लिए एक वंश की। वे परिवार थे, क्योंकि उन्होंने सभी परिस्थितियों के बावजूद एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया था। केंद्र धीरे धीरे स्थिर हो गया। कई पुराने छात्र वापस आ गए, कुछ तो सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए दानंग से आए, क्योंकि प्रिया ने सालों पहले कुछ कहा था। और विक्रम हालांकि अब उड़ान नहीं भरते थे, न ही कक्षा में खड़े होते थे, लेकिन अब जब भी वो कमरे के कोने में बैठकर प्रिया को पढ़ाते हुए देखते तो वो मुस्कुराते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान नहीं थी जिसने त्याग किया हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जो जानता था कि उसने प्यार करने के लिए सही व्यक्ति को चुना है और सम्मान और गहरे प्यार में पीछे हटने का सही तरीका चुना है। अगले साल वसंत में जब दिल्ली की सड़कों पर पहली बार बान के फूल खिले तो प्रिया शर्मा को एक अप्रत्याशित खबर मिली। उसने सिंगापुर में 6 महीने के गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक छात्रवृत्ति जीती थी, जो नागर विमानन ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रबंधन विश्वविद्यालय के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम था। ये विमानन सेवा उद्योग में क्षमता वाले युवा व्याख्याताओं के लिए एक दुर्लभ अवसर था। प्रिया कंप्यूटर के सामने बैठी निमंत्रण पत्र को बार बार पढ़ रही थी। उसका दिल बेचैन था। उसके कानों में कार्यक्रम प्रबंधक के शब्द गूंज रहे थे, जिन्होंने फोन पर कहा था, हमने आपकी प्रशिक्षण गतिविधियों पर नजर रखी है। अध्ययन का कार्यक्रम बहुत घना नहीं है। आप अभी भी केंद्र से ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको 6 महीने सिंगापुर में रहना होगा। 6 महीने लंबा नहीं होता, लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए जो स्ट्रोक से उबर रहा है और जिसे हर दिन किसी की जरूरत है, 6 महीने एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता था जिसे पार करना आसान नहीं था। उस शाम प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो बाजार गई, खाना बनाया, सफाई की, चाय बनाई जैसे हर दिन करती थी, लेकिन उसकी हर हरकत धीमी थी। उसकी आंखें शांत थीं, और जब उसने विक्रम को गर्म चाय का कप दिया तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या कुछ हुआ है? विक्रम ने पूछा। उनकी आंखें उसके चेहरे से नहीं हटीं। प्रिया रुक गई। उसने चाय का कप मेज पर रखा, सामने बैठ गई। हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। मुझे सिंगापुर में 6 महीने के लिए एक छात्रवृत्ति मिली है। माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। तो तुम क्या करने की योजना बना रही हो? प्रिया ने अपना गला साफ किया। उन्होंने जो सवाल पूछा था वो सरल लग रहा था, लेकिन ये एक दोधारी तलवार थी। मैंने अभी फैसला नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं जाऊंगी। केंद्र अभी भी स्थिर हो रहा है और आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मैं आपको अकेला छोड़ने का मन नहीं बना सकती। विक्रम ने धीरे से आह भरी, खिड़की से बाहर देखने के लिए मुंह फेर लिया। स्ट्रीट लाइट की चमक ने दीवार पर दोनों की परछाई बना दी। प्रिया, क्या तुम्हें याद है मैंने एक बार क्या कहा था? कि अगर मुझे चुनना पड़े तो मुझे खुद को चुनना चाहिए। प्रिया चुप रही। उसके आंसू उसकी पलकों पर आ गए।
मुझे डर है कि एक बार मैं चली गई तो मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगी। नहीं, वो मुड़े। उनकी आंखें कोमल थीं। मुझे तुम्हारी 24/7 जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि तुम उस चीज के अनुसार जियो जो तुम सिखाती हो, कि महिलाओं को मजबूत होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यहां तक कि उस व्यक्ति पर भी जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आप। मैं बैसाखी के सहारे चल सकता हूं। मैं खुद को इंजेक्शन लगाना सीख सकता हूं। मैं 1 घंटे के लिए नर्स को काम पर रख सकता हूं। लेकिन मैं इस एहसास के साथ नहीं जी सकता कि तुमने मेरी वजह से एक अवसर खो दिया। ये बीमारी से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। प्रिया रो पड़ी। वो उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ी, अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। क्या आप सच में मुझे जाने देंगे? हाँ, बशर्ते तुम वापस आने का वादा करो। मैं वादा करती हूँ। जाने से पहले के हफ्तों में प्रिया ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने, सहायक व्याख्याता की भर्ती करने और हर रात विक्रम के लिए वीडियो कॉल शेड्यूल करने में समय लगाया। छात्र दुखी थे और वो हर दिन उसे जुकाम की दवा साथ ले जाने की याद दिलाते थे। अदरक की सूखी चाय ले जाना मत भूलना और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करना। उड़ान के दिन से पहले विक्रम उसे विदा करने के लिए खुद आए, भले ही एक किराए की टैक्सी में और धीमे कदमों से। उन्होंने हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में उसका हाथ बहुत देर तक पकड़ा। बस 6 महीने मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी तो मैं फोन करूंगा, लेकिन अगर मैं फोन नहीं करूं तो इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम शांति से पढ़ो। प्रिया ने उन्हें ऐसे गले लगाया जैसे उसे डर हो कि वो फिर कभी उन्हें गले नहीं लगा पाएगी। मैं आपको हर रात फोन करूंगी और हर दिन मैं कुछ नया सीखकर आपको बताऊंगी, और मैं धीरे धीरे जीना सीखूंगा। तुम्हें परेशान किए बिना तुम्हें याद करना सीखूंगा। जब विमान ने उड़ान भरी तो प्रिया शर्मा खिड़की के पास बैठी थी। उसने उस छोटी सी नोटबुक को कसकर पकड़ा हुआ था जिसमें विक्रम का पहला पत्र था, जहां से उनका प्यार शुरू हुआ था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह से जानती थी, केवल जब वो खुद के लिए जीने की हिम्मत करेगी तभी वो उस व्यक्ति को बनाए रखने की हिम्मत रख पाएगी जिसे वो प्यार करती है। और विक्रम एक छोटे से कमरे में, जहां खिड़की से धूप आ रही थी, बैसाखी के सहारे खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। वो मुस्कुराए। उड़ो प्रिया, और जब तुम उतरोगी तो मैं तुम्हारे जीवन का सबसे शांत सहारा बनने के लिए यहीं रहूंगा। सिंगापुर में गर्मियों का मौसम था। धूप दिल्ली की तरह तेज नहीं थी, लेकिन गर्मी में नमी ज्यादा होने के कारण हवा में हमेशा भाप रहती थी। प्रिया शर्मा ने एक व्यस्त कार्यक्रम के साथ अपना अध्ययन शुरू किया। सुबह सिद्धांत, दोपहर में अभ्यास और शाम को समूह प्रस्तुतियां। पहले कुछ दिनों में वो एक पहिए की तरह घूम रही थी जिसे एक अपरिचित मशीन में फेंक दिया गया हो। भाषा, सीखने की विधि, व्यवहार की संस्कृति, सब कुछ नया और भारी था। हर रात प्रिया विक्रम को वीडियो कॉल करती थी। हर बार जब वो स्क्रीन पर उनका चेहरा देखती, उनकी स्नेही आंखें, उनकी वही पुरानी मुस्कान, तो उसका दिल शांत हो जाता था। वे एक दूसरे को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते थे। उन्होंने क्या खाया, उसने क्या सीखा, किसने उसे गुस्सा दिलाया, कौन सा काम उसने अच्छा नहीं किया। भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, ये उसे ये महसूस कराने के लिए काफी था कि वो अभी भी घर से एक अदृश्य लेकिन बहुत ही वास्तविक धागे से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर दूरी एक धुंधली परछाई की तरह घुसने लगी। तीसरे हफ्ते प्रिया की कक्षा में इंग्लैंड से एक नया व्याख्याता आया जिसका नाम थॉमस था। वो लगभग 35 साल का, लंबा, मजाकिया और बहुत ही जीवंत शिक्षण शैली वाला था। पहली ही कक्षा में उसने एक नकली विमान कैबिन में एक भूमिका खेल के साथ पूरी कक्षा को हंसा दिया था। थॉमस ने विशेष रूप से प्रिया पर ध्यान दिया। वो अक्सर उससे कई सवाल पूछता, उसकी बुद्धिमत्ता और अच्छी सोच की प्रशंसा करता। प्रिया अपने विनम्र और प्रगतिशील प्रकृति के कारण चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। दोनों के बीच की अच्छी समझ ने जल्द ही पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित किया, बुरे अर्थों में नहीं, बल्कि एक संभावित व्याख्याता छात्र जोड़ी के रूप में। एक दिन कक्षा के बाद थॉमस ने प्रिया को एक छोटे समूह के साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित किया।
पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अलग थलग नहीं दिखना चाहती, इसलिए उसने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। रात का खाना मजेदार खुला और थॉमस ने अपनी रुचि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई। उसके लिए कुर्सी खींची, खाना परोसा, उसके परिवार के बारे में पूछा, और विशेष रूप से जब उसे पता चला कि उसने एक बड़े आदमी से शादी की है तो वो अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। सच में प्रिया, मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है। लेकिन तुम एक सेवानिवृत्त पति के लिए बहुत छोटी लगती हो। प्रिया धीरे से हंसी, उसकी आंखें थॉमस पर नहीं थीं। वो मेरे दिल में सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। इस जवाब ने थॉमस को थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया, लेकिन उसकी नजरों ने अपनी रुचि पूरी तरह से नहीं हटाई। उस रात प्रिया सामान्य से देर से लौटी। उसने विक्रम को फोन किया, बस संक्षेप में बताया कि एक समूह की बैठक थी। उन्होंने कुछ और नहीं पूछा, बस धीरे से उसे सड़क पर आगे पीछे देखने और रात में सिंगापुर में ठंड होने पर एक हल्का कोट साथ ले जाने की याद दिलाई। लेकिन उसे गहन महसूस हुआ, थॉमस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कई महीनों में पहली बार उसे खुद से दोषी महसूस हुआ कि उसने एक दूसरे आदमी की रुचि को, अपने दिल को थोड़ा सा भी विचलित करने दिया। दिल्ली में विक्रम कमजोर महसूस करने लगे थे। एक सुबह वो शैम्पू की बोतल उठाने के लिए झुकते समय बाथरूम में गिर गए। उनका बायां हाथ फिर से सिकुड़ गया और दाहिना पैर थक गया था। उन्हें मदद के लिए एक पड़ोसी को बुलाना पड़ा। जब पूछा गया कि क्या वो अपनी पत्नी को बताना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर हिला दिया। कुछ मत कहना, वो पढ़ाई में व्यस्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पूरे दिन वो बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहे, छत को घूरते रहे। उन्हें प्रिया की याद आ रही थी। रसोई में उसकी चप्पलों की हल्की आवाज, उस सुगंधित तेल की गंध जो वो हर रात उनके कंधे पर लगाती थी। लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। वो बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने बस एक छोटा संदेश भेजा। आज मैंने पुरानी किताबों की अलमारी साफ की। मुझे तुम्हारा एक पत्र मिला जो तुमने प्यार की शुरुआत में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें एक और पत्र लिखूं। प्रिया को यह संदेश एक समूह असाइनमेंट करते समय मिला। उसने पढ़ा, मुस्कुराई और फिर रो पड़ी। यादें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसने तुरंत वापस फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। लगभग 30 मिनट बाद उन्होंने संदेश भेजा, मैं सो गया था, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसके अंदर की भावना जाग उठी। वो जानती थी कि वो कुछ छिपा रहे हैं। उस रात प्रिया ने अपनी डायरी में लिखा, एक बड़े व्यक्ति से प्यार करना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल ये है कि कैसे खुद के लिए जिएं और उस व्यक्ति को उन खामोशियों में ना खो दें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। दिल्ली में जून की शुरुआत में एक ठंडी बरसात की शाम विक्रम फिर से गिर गए। इस बार घर के पीछे के आंगन में, जब वो प्रिया के लिए कुछ पके हुए आलू बुखारे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें वो सुखाकर भेजना चाहते थे। जैसा कि उसने एक बार कहा था, मुझे अपने घर के सूखे आलू बुखारे की बहुत याद आ रही है। गिरने से न केवल उन्हें खरोंचें आईं, बल्कि उनके बाएं कंधे की पुरानी चोट भी बढ़ गई। अचानक मांसपेशियों में ऐंठन के कारण वो खुद खड़े नहीं हो पाए। पड़ोसी उन्हें रात में अस्पताल ले गए। सिंगापुर में प्रिया अपनी स्नातक प्रस्तुति की तैयारी कर रही थी। उसे वियतनाम से एक अनजान नंबर से फोन आया। ये होनेगी अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर का था। आवाज जल्दी में थी, क्या आप रोगी न्वेन मिन हियप की पत्नी हैं? उनकी विशेष देखभाल की जा रही है। बायां हाथ पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और अगर कड़ी निगरानी नहीं रखी गई तो फिर से स्ट्रोक का खतरा है। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने फोन गिरा दिया। इतनी कांप रही थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के हॉल में चुपचाप खड़ी रही। उसके कान सुन्न हो गए थे, दिल धड़क रहा था। उसने उन्हें वापस फोन किया। उन्होंने नहीं उठाया। उसने पड़ोसी को फोन करके पुष्टि की कि विक्रम बेहोश लेटे हुए हैं और उन्होंने अभी भी उसे फोन करने से मना किया है, ये कहते हुए कि वो जल्द ही स्नातक होने वाली है। मेरी वजह से उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगली सुबह प्रिया चांगी हवाई अड्डे पर थी। उसका चेहरा थका हुआ था। सूटकेस आधा भी भरा नहीं था। उसने अपने अध्ययन कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया और अपने सहायक व्याख्याता को सभी पाठ्यक्रम भेज दिए। परिषद को केवल एक संदेश छोड़ा, मैंने वो सब कुछ सीख लिया है जो मुझे सीखना था।
कक्षा में नहीं, बल्कि ये समझकर कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूं वह किसी भी समय गायब हो सकता है अगर मैं उसे समय पर नहीं पकड़ूं। रात की उड़ान 1 बजे सुबह दिल्ली में उतरी। दिल्ली में हल्की बारिश हो रही थी। उसने सीधे अस्पताल के लिए एक टैक्सी ली, जहां विक्रम गहन चिकित्सा इकाई में बेहोश लेटे हुए थे। उन्हें कांच के माध्यम से देखकर प्रिया फूट फूट कर रोई। उसने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फुसफुसाया, मैं वापस आ गई हूं, आप पहले नहीं जा सकते। मैंने अभी तक अपनी परीक्षा नहीं दी है। आपने अभी तक मुझे स्नातक होते नहीं देखा है। उसने उनका पतला पीला हाथ पकड़ा, धीरे से अपने गाल पर लगाया। एक भयानक ठंडक महसूस हुई। 3 दिन बाद विक्रम होश में आए। प्रिया बिस्तर के पास बैठी थी। उसका चेहरा धसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम पढ़ाई छोड़कर वापस आ गईं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज हवा की तरह कमजोर थी। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बस आपको वापस रखने के लिए एक ब्रेक लिया है। वो फीकी पीली मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना, अब और माफी नहीं। मैंने कहा था ना। उसने अपना सिर उनके सीने पर रखा, उनकी कमजोर लेकिन नियमित दिल की धड़कन को सुनते हुए। उस पल में वो जानती थी कि साथ में हर पल एक उपहार था, कुछ भी त्याग नहीं था। 2 हफ्ते बाद विक्रम को दीर्घकालिक देखभाल के लिए घर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रिया ने एक पेशेवर नर्स को घंटे के हिसाब से काम पर रखा और खुद ऑनलाइन काम करना जारी रखा। घर पर पढ़ाना, केंद्र को फिर से व्यवस्थित करना ताकि वो जीविका कमा सके और उनकी देखभाल कर सके। एक दोपहर जब दोनों बालकनी में चाय पी रहे थे, तो विक्रम ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास कितना समय है, लेकिन अगर तुम सहमत हो तो मैं अपनी बचत का उपयोग केंद्र का विस्तार करने के लिए करना चाहता हूं। इसका नाम पवन और मेघ रखना चाहता हूं। पवन तुम हो जो हर जगह जाती हो, और मेघ मैं हूं जो चुपचाप तुम्हारे साथ उड़ता है। प्रिया आंसुओं के माध्यम से हंसी। और अगर एक दिन आप बारिश बन गए तो मैं अभी भी तुम्हारी ओर ही गिरूंगा। उनकी कहानी को कभी अनैतिक, अनुचित और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध माना जाता था। अब ये एयर होस्टेस प्रशिक्षण की दुनिया में विश्वास और निष्ठा का एक छोटा सा प्रतीक बन गई थी। कई लोग सीखने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनकी कहानी सुनने के लिए आते थे। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई राजकुमार नहीं था, कोई राजकुमारी नहीं थी। बस 2 लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को तब चुना जब किसी ने उन्हें नहीं चुना। एक दूसरे के लिए तब जिए जब पूरी दुनिया ने सिर हिलाया। सितंबर में दिल्ली का मौसम लगातार बारिश के बाद शांत हो गया। धूप पीली और हल्की हो गई, जैसे समय चुपचाप विक्रम के कंधों पर उतर रहा हो। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। बायां हाथ लगभग सुन्न हो गया था और दाहिना पैर भी अब स्थिर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, उनका शरीर पूरी तरह से पतन के चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका अर्थ है कोई दर्द नहीं, कोई खतरनाक जटिलता नहीं, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं है। वो ये जानते थे, प्रिया भी जानती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा। इसके बजाय वे हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कल एक दूसरे को देखने का आखिरी मौका हो। प्रिया ने अस्थायी रूप से केंद्र बंद कर दिया। सभी कक्षाओं को घर पर स्थानांतरित कर दिया। विक्रम के बेडरूम के पास मेज और कुर्सियां लगा दी। वह पढ़ाती भी थी, देखभाल भी करती थी और अपने स्थगित कार्यक्रम को ऑनलाइन फिर से शुरू कर दिया था। भले ही वो हर दिन 3-4 घंटे ही सोती थीं, वो हमेशा मुस्कुराती रहती, अपना स्कार्फ बड़े करीने से बांधती और हर कक्षा से पहले उनके कंधे पर तेल लगाती, भले ही वो गहरी नींद में सो रहे हों। एक दिन विक्रम ने उसे बुलाया। उसके हाथ में पीले पड़ चुके पुराने कागजों का एक बंडल रखा और फुसफुसाया, ये वे पत्र हैं जो मैंने पिछले 1 साल में तुम्हारे लिए लिखे हैं। कुछ तुमने नहीं पढ़े हैं, कुछ मैंने नहीं भेजे। अगर एक दिन मैं पहले चला जाऊं तो हर हफ्ते एक पत्र पढ़ना, जैसे कि मैं अभी भी हर रात तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। प्रिया अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने उन्हें बहुत देर तक गले लगाया, एक बच्चे की तरह सिसकती रही। मुझे पत्र नहीं चाहिए, मुझे बस आप यहां एक और हफ्ते के लिए चाहिए। वो मुस्कुराए। उनके कांपते हाथ ने उसके बालों को सहलाया। मैं यहां तब तक हूं जब तक तुम स्नातक नहीं हो जाती।
3 दिन बाद प्रिया को एक आधिकारिक पुष्टि पत्र मिला। उसे एक विशेष छात्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए सम्मानित किया जाएगा और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो बीच में स्थगित होने वाला एकमात्र छात्र था, लेकिन पाठ्यक्रम को उच्चतम परिणामों के साथ पूरा किया था। सम्मान समारोह दिल्ली में कार्यक्रम के एक भागीदार के एक छोटे से हॉल में आयोजित किया गया था। प्रिया ने सभी मीडिया निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। बस समारोह में एक ही व्यक्ति को लाने की अनुमति मांगी, उसके पति श्री nguyen min hiep। समारोह के दिन प्रिया ने चांदी के धागे से कढ़ाई वाला एक सफेद सलवार कमीज पहना था। उसके बाल सादे जूड़े में बंधे थे और वो व्हील चेयर पर बैठे विक्रम को सहारा दे रही थी। जब वो अंदर आई तो पूरा हॉल शांत हो गया। आश्चर्य के कारण नहीं, बल्कि सम्मान के कारण। लोगों ने उसमें कोमलता, दृढ़ता और उनमें एक गर्व की चमक देखी जो किसी भी शब्द से परे थी। जब उद्घोषक ने नाम पुकारा, उत्कृष्ट छात्र प्रिया शर्मा, विमानन सेवा उद्योग की शिक्षा में दृढ़ता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक, सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। प्रिया ऊपर गई, सम्मान की डिग्री लेने के लिए झुकी, लेकिन जब वो नीचे मुड़ी तो उसने देखा कि विक्रम हाथ हिला रहे हैं। उनका दाहिना हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे ऊंचा उठाने की कोशिश की। वो रो पड़ी, उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस व्यक्ति से वो प्यार करती थी वो अभी भी पहली पंक्ति में बैठा था। उस शाम सम्मान समारोह के बाद विक्रम ने धीरे से कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें मेरे बिना भी शालीनता से जीने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। नहीं, प्रिया ने बात काट दी, मैं बड़ी नहीं हुई हूं। मैंने बस ये सीखा है कि कैसे जिएं ताकि जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया है वो व्यर्थ न जाए। वो मुस्कुराए और फिर अचानक फुसफुसाए, प्रिया, क्या कल धूप होगी? हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर होगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं बरामदे में बैठकर तुम्हें एक बार फिर से पढ़ाते हुए सुनना चाहता हूं, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये जानने के लिए कि तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी मैं तुमसे पहली बार मिला था। तुम्हारी आंखें चमकदार, तुम्हारी आवाज कोमल और उम्मीद से भरी हुई। अगली सुबह वो नहीं उठे, वो नींद में चले गए। उनका चेहरा शांत था, जैसे अभी अभी मुस्कुराए हों। प्रिया चिल्लाई नहीं, वो बस उनके बगल में बैठी, उनका ठंडा हाथ पकड़ा, उनके गाल पर आखिरी बार चूमा और फुसफुसाया, धन्यवाद कि आपने हमेशा के लिए रहने का वादा नहीं किया, लेकिन आप आखिरी पल तक मेरे साथ रहे। पूजा की मेज पर रखी तस्वीर में विक्रम स्नातक समारोह के दिन पहली पंक्ति में बैठे थे, हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बगल में वो पहला पत्र था जो उन्होंने कभी लिखा था, प्रिया, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं पहले चला गया हूं, लेकिन रोना मत, क्योंकि मैं खोया नहीं हूं। मैं बस हवा बन गया हूं जो तुम्हारे बाकी जीवन में चुपचाप तुम्हारे साथ उड़ता रहेगा। अंतिम संस्कार के 1 महीने बाद दिल्ली में सफेद गुलदाउदी का मौसम था। परिचित सड़कों पर फूलों से लदी साइकिलें चुपचाप गुजर रही थीं। लोगों को सुंदर, नाजुक, सरल और छोटी चीजों की याद दिला रही थीं, ठीक प्रिया शर्मा और विक्रम के प्यार की तरह। एक प्रेम कहानी जो लंबी नहीं थी, शोर शराबे वाली नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। प्रिया 40 दिनों के बाद केंद्र में लौटी। उसने मेकअप नहीं किया था, चमकीले कपड़े नहीं पहने थे। अभी भी वही सफेद शर्ट, काली पैंट। उसका चेहरा पतला था, उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई नुकसान से गुजरकर टूटा न हो। वो मंच पर खड़ी होकर नीचे बैठे हर छात्र को देख रही थी। युवा आंखें अभी भी उड़ने, आसमान में कदम रखने के सपने से भरी थीं। क्या तुम जानते हो कि हमें सॉफ्ट स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करने के लिए। और क्या? काम के दबाव को दूर करने के लिए। प्रिया मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि जीवन में ऐसे समय आएंगे जब तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें तुम्हारे सिर्फ एक शब्द से जीवन में एक और दिन विश्वास करने में मदद मिल सकती है। एक दयालु शब्द, एक सही समय पर मुस्कान, शायद किसी को निराशा से बचाने वाली एकमात्र चीज हो सकती है।
वो थोड़ी देर चुप रही और फिर जारी रखा। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया था जो मुझसे 30 साल से ज्यादा बड़ा था। हम किसी की तरह नहीं थे, तर्कसंगत नहीं थे, समर्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही मुझे सिखाया कि कोमलता एक महिला का सबसे मजबूत हथियार है और दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक जीवन को बदलने के लिए काफी है। नीचे कुछ छात्रों की आंखों में आंसू थे। कोई खड़ा होकर ताली बजाने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। फिर पूरी कक्षा खड़ी हो गई। सबने एक साथ उसके लिए ताली बजाई, न केवल एक शिक्षक के प्रति सम्मान के रूप में, बल्कि उस व्यक्ति के लिए एक विदाई के रूप में जो पूरी यात्रा में चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा। 1 साल बाद पवन और मेघ केंद्र को एक सामुदायिक प्रशिक्षण मॉडल में विस्तारित किया गया, जो विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं को विमानन सेवा करियर बनाने में मदद करता था। विक्रम और प्रिया नामक निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली पहली छात्रा एक प्रांतीय लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे, लेकिन वो हमेशा संचार कौशल कक्षा में अव्वल रहती थीं। प्रिया अभी भी नियमित रूप से पढ़ाती थी। उसने दोबारा शादी नहीं की, कहीं दूर नहीं गई, लेकिन हर दिन वो एक ग्रे रेशमी स्कार्फ पहनती थी जो विक्रम ने उसे कभी दिया था। उसके कार्यालय में उनकी तस्वीर खिड़की के पास रखी थी, जिसके पीछे एक विशाल आकाश था, जैसे कि वो हमेशा वहां बैठे हों, मुस्कुराते हुए उसे पढ़ाते हुए देख रहे हों। पतझड़ के अंत में एक शाम प्रिया बालकनी में निकली। हाथ में गर्म अदरक की चाय का कप था। तारों से भरे आकाश को देख रही थी। उसने वो पुरानी नोटबुक खोली जहां विक्रम ने कभी लिखा था, जब तुम आखिरी पन्ने पर पहुंचोगी तो इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर हूं, लेकिन दुखी मत होना, क्योंकि जब तक तुम प्यार करोगी मैं मौजूद रहूंगा। प्रिया ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। क्या आप जानते हैं, मैं अब पहले की तरह आसमान में उड़ने का सपना नहीं देखती, लेकिन मैं सपना देखती हूं कि मैं वो सीढ़ी हूं जिसे पकड़कर छोटे बच्चे एक एक कदम चढ़ते हैं। और हर बार जब मैं किसी को मजबूती से उड़ान भरते हुए देखती हूं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं सिर हिला रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा किया प्रिया। हवा उसके बालों से खिड़की के पास से गुजरी, जिससे विक्रम की तस्वीर हिल गई। उसने अपनी आंखें बंद की, मुस्कुराई, और कहीं ना कहीं बादलों के बीच निश्चित रूप से एक आदमी उसे देख रहा था, जैसे वो हमेशा से देखता आया था, पहले दिन से। प्रिया शर्मा और विक्रम की कहानी सिर्फ उम्र के फासले वाले प्यार की कहानी नहीं थी, ये चुनाव की, चुपचाप किए गए त्यागों की और सच्चे प्यार के मूल्य में अटूट विश्वास की यात्रा थी। उन्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक दूसरे को देखने, समझने और आखिरी पल तक साथ चलने की जरूरत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार करना चुनना और बनाए रखने की हिम्मत करना है। खुशी पूर्णता से नहीं आती, बल्कि हर दिन की दयालुता, क्षमा और धैर्य से आती है। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चलता है, वो पूरे जीवन भर के लिए एक छाप छोड़ जाता है। और ये कि जब प्यार काफी गहरा होता है तो उसे उम्र की जरूरत नहीं होती, न ही स्पष्टीकरण की, बस 2 सच्चे दिल ही काफी होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपका प्यारा सा नाम क्या है? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें।